सबसे पहले ऑडिट का सिलेबस चेक कर लेते हैं, कितने कितने चैप्टर्स वगैरह हैं, पहले अच्छे से समझ लो। देखो टोटल 7 चैप्टर्स है। कितने हैं टोटल? 7 चैप्टर्स है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है विच इज कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, ये पूरा का पूरा बेसिक्स है, ओके। सेकंड चैप्टर आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर एंड टेक्निक। थर्ड आपका रिस्क असेसमेंट, मतलब ऑडिटिंग रिस्क के बारे में पढ़ना है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑडिट ऑफ सम आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसमें ऑप्शंस आते हैं, मतलब इसमें दो होता है, इसमें पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। दोनों में से कोई एक आपको, मतलब दोनों दिया रहेगा, कोई एक करना रहता है इसमें। इसमें ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ऑडिट ऑफ सब आइटम्स में आपका ऑप्शंस आते हैं। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट एंड अदर थ्रस्ट एरिया। अदर थ्रस्ट एरिया में पता क्या है, देखो यहां तक जो है, यहां तक है, इसको अपने बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहां तक अपने सिलेबस में कौन सा ऑडिट है? स्टैट्यूटरी ऑडिट है, यहां तक। ध्यान सुनना, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक जो है इसको बोलते हैं स्टैट ऑडिट। जो सीए करता है ना, सीए जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। और ये वाला जो ऑडिट है ना, अदर थ्रस्ट एरिया, इसमें नॉर्मली पढ़ते हैं अपने टैक्स ऑडिट कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑडिट कैसे होता है, सोशल ऑडिट कैसे होता है ना। तो अदर थ्रस्ट एरिया में अपार्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आपका चैप्टर 6 तक है। ये आपको सीयू अलग से पढ़ा रहा है कि सोशल ऑडिट कैसे होगा, एनवायरमेंटल ऑडिट कैसे होगा, टैक्स ऑडिट कैसे होगा, कॉस्ट ऑडिट कैसे होगा, ठीक है। पोल्यूशन के ऑडिट होते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटिंग आता है। तो आपको इसमें से 2 क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, और उसमें से कोई आपको एक करना रहेगा। इसमें पूछता राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैक्स ऑडिट या सोशल ऑडिट। तो पहले जो सीबीसीएस में था ना, या तो 10 का एक क्वेश्चन पूछता था या 5+5 पूछता था, वो एग्जामिनर के ऊपर मूड था। कभी 10 का एक क्वेश्चन पूछ लिया या 5+5। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आया बस हमने। तो अब आपको मैं अगर बताऊं तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 आपको पूरा फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ना है, और लास्ट में जो अदर थ्रस्ट एरिया है इसमें फाइनेंस ऑडिट के अलावा जितने ऑडिट होते हैं उसका छोटा सा शॉर्ट नोट, बहुत डिटेल नहीं है, शॉर्ट नोट पढ़ना, ठीक है ना। ओके, हाँ 10 नंबर का है। अब अगर मैं सिलेबस के अंदर थोड़ा एक चैप्टर का अंदर थोड़ा बताऊं, जैसे चैप्टर 1 है आपका कॉन्सेप्ट एंड नीड, ठीक है। मेरे को बस एक चीज बोलना है, ठीक है। आपका एक वर्ड यहां सीयू खुद बोलता है, सीयू खुद बोलता है दिस यूनिट शुड बी स्टडी विद द रेफरेंस ऑफ एसए 200। ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऐसे का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो सीयू खुद बोलता है कि भैया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ना है आपको 200 के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चैप्टर 1 में ऐसे 200 है, और चैप्टर 1 में एक और ऐसे है, ऐसे 240। तो ऐसे ऐसे 200 पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन रेडी होगा, ऐसे 240 पढ़ोगे तो 4 क्वेश्चन रेडी होगा, ठीक है। इन दोनों को मिला करके कितने क्वेश्चन हो गए? 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन के रेफरेंस में 5 और क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप ये 2 ऐसे पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन बनते हैं? 13 क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को तकलीफ क्या होता है ना, स्टूडेंट क्वेश्चन रखता है, वो ऐसे नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? क्वेश्चन। अब मैं एक ही चीज बोलता, या तो बुद्धि से मेहनत कर ले, या तो गधा वाला मेहनत कर ले। आया हुआ सामने। लोग क्या करेंगे ना, आपको क्वेश्चन पढ़ा देंगे, किसका ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, इसका आंसर। लेकिन आपको पता, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि जो ऐसे है, ऐसे से ही सीयू क्या करता है? क्वेश्चन निकालता है। मतलब वो ऐसे का पार्ट है। ऐसे 200 में 5 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे 240 से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। सीयू क्या करता है ना, एक एक पार्ट, जैसे ऐसे ना पैराग्राफ वाइज होता है, तो सीयू क्या करता है? पैरा पैरा से क्वेश्चन बनाता है, उसी को 5 नंबर में 10 नंबर क्वेश्चन बनाता है। तो मैं, मेरा पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका, मेरा ऑडिट का पहले ही मैराथन तुम लोग देखना, मैं पूरा पहले ऐसे पढ़ा देता हूँ। पूरा 2-3 पेज का ऐसे होता है, एक होता है ना प्रोविजन, पूरा ऐसे पढ़ा दिया। अब मेरे मैट में ना ऐसे पूरा दिया हुआ है, देखिए ये तो कॉन्सेप्ट है। मैं आपको दिखा रहा हूं अपना मैट, अपना बुक दिखा रहा हूं, जो मेरा बुक बना हुआ है। हाँ देखो ना, ये देखो ना, ऐसे 240। मतलब मैं बता रहा हूं ना, मेरे बुक में पूरा पहले ऐसे लिखा हुआ है, जितना भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है लिखा हुआ है पूरा। जैसे अभी क्वेश्चन यहां पे देखना, मैंने स्टार्टिंग में पहले ऐसे लिखा होगा। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे, देखो ऐसे 200। तो मेरा जो बुक बना है ना वैसे ही बना, पहले ऐसे पढ़ लो,
फिर ऐसे से जितना क्वेश्चंस आया हुआ है लास्ट 10 ईयर में वो मैंने डाल दिया है। फिर ऐसे पढ़ो ईयर पेपर, ऐसे ईयर पेपर, मैंने पूरा बुक ऐसे बनाया। और ये बुक आप प्रोफेशनल लेवल में फॉलो कर सकते हैं, मतलब उस हिसाब से मैंने ये बुक बनाया। ठीक है, अब आ जाओ सिलेबस में और आप देख लो। आप अगर यूनिट 2 की बात करूं, यहाँ पे कितने ऐसे हैं, ऐसे 200, ऐसे 230, ऐसे 300, ऐसे 320, ऐसे 500, ऐसे 520, 530। और मैं एक चीज नहीं बोलना चाहता हूं, स्टिल आप कहीं ना कहीं आपको सही चीज बोलना मेरा अधिकार है। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप गलत हाथों में हैं, याद रखिएगा। अगर आपको ऐसे नहीं, आप कहीं भी क्लास कीजिए, नो इश्यू, आपको अगर ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं या आपके कॉलेज में क्लास हो रहा है या जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं या जिस भी टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर वो ऐसे नहीं पढ़ा करके आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सोच लीजिएगा, आप गलत हाथों में। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा किसी को हेट फैलाने का नहीं है, बट आपको एक रियल चीज बताना जरूरी है। ऑडिटिंग में अगर आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चंस जो बनेगा वो ऐसे के अंदर से बनेगा, दैट इज वे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले ऐसे पढ़ना है फिर क्वेश्चन पढ़ना है। और अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप डबल चेक करिएगा कहां पढ़ाई कर रहे हैं आप। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे यूनिट 3 की बात करूं, ठीक है, तो इसमें एक ऐसे है विच इज ऐसे 320, लेकिन कॉलेज देखो ना, ऐसे 610 और ऐसे 320, हर चैप्टर में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया है। क्यों खुद बोलता है भैया ऐसे पढ़ो, बाकी लोग पढ़ते ही नहीं। यूनिट 4 की बात करूं, इसमें कितने ऐसे हैं, इसमें कितने ऐसे, इसमें हिडन ऐसे है, ऐसे, हाँ इसमें हिडन ऐसे है, वो मैं बताऊंगा, चैप्टर चालू करूंगा तब मैं बताऊंगा। हिडन ऐसे है, इसमें ऐसे का रेफरेंस नहीं दिया। ऐसे 299, चैप्टर 5 ऐसे 299। तो जब मैं लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एस ऐसे 29 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 299। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ। अब अगर मैं क्वेश्चन चैप्टर 6 की बात करूं, चैप्टर 6 बात कितने ऐसे हैं, ऐसे 700 हैं, ऐसे 705 है, ऐसे 706। तो जब भी मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ाऊं तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए भैया एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे। क्यों, तुम्हारा सीयू खुद बोलता भैया रेफरेंस लेके पढ़ाओ। तो आपको पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं एक चीज, ऐसे पढ़ना बहुत आसान है। हाँ सीयू का सिलेबस है, ऐसे पढ़ना बहुत आसान है। रीजन बताऊं, क्योंकि ऐसे है 3 पेज का और उससे क्वेश्चन बनेगा 5, उससे क्वेश्चन बनेगा 6, और प्लस सबसे बड़ी बात क्या ना, कभी कभी ना सीयू मैंने देखा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऐसे 200, चलो 10 नंबर का पूछ लिया, पूरा का पूरा बोलता है ऐसे लिखो, पूरा का पूरा बोलता है स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग लिखो, तब तो हालत खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो इसलिए ऐसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, तो अपना पूरा जो बुक्स है, अपना जो देखो ना, अपना जो पूरा बुक्स है वो अपना बुक्स पूरा रेडी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं, लगभग 100 पेज का बुक है। ना ना 7 ही चैप्टर्स है, 8 हो गया बेसिक, 8 हो गया बेसिक, क्योंकि मेरा बेसिक ही 4 पेज का है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही 4 पेज का है। तो सबसे पहले यही समझते हैं ऑडिट होता क्या है। हेलो, सबसे पहले ये समझते हैं ऑडिट होता क्या है, व्हाट इज ऑडिट। पहले ही समझते हैं व्हाट इज ऑडिट, ठीक है ना। देखो मेरे को ना थोड़ा सा अलाउ करना 1 घंटा एटलीस्ट, मेरे को पूरे चीजों को क्लियर करने में घंटा लगेगा। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस के फाइनल में कंप्लायंस ऑडिट होता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, इसमें टाइम लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो व्हाट इज ऑडिट, इसको समझाना मेरे को 10-15 मिनट लग सकता है। व्हाट इज ऑडिट पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं, सुनो ना, ये मान लेते हैं हमारे शेयर होल्डर है, ये हमारे नन्हे मुन्ने से क्या है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। अच्छा ये शेयर होल्डर्स भी हैं, और हमारी पब्लिक, पब्लिक ही तो बाद में क्या बनती है, पोटेंशियल शेयर होल्डर। अरे जो लोग पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं वो क्या है, पोटेंशियल शेयर होल्डर, मतलब फ्यूचर शेयर होल्डर। जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, कल को आप पैसा कमाओगे तो आप अपना सेविंग्स करोगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो आप इस देश के लिए क्या है, पोटेंशियल शेयर होल्डर है, फ्यूचर के शेयर होल्डर है। तो चाहे मैं शेयर होल्डर की बात करूं या मैं पोटेंशियल शेयर होल्डर की बात करूं, पोटेंशियल शेयर होल्डर की बात करूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर होल्डर है
या जो फ्यूचर में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, या अगर एक वर्ड बोलूं इन्वेस्टर, एक वर्ड क्या बोलो, इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, इन्वेस्टर। ठीक है, अब इन्वेस्टर भी दो टाइप के, एक होंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं, और एक जो पैसा लगाने का सोच रहे हैं, दे आर द पोटेंशियल इन्वेस्टर। क्लियर है ना? याद रखना, जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए भी है और वही सेम प्रॉब्लम पोटेंशियल शेयर होल्डर के लिए भी है। क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो एक जैसा जो प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है ना, वही से प्रॉब्लम सबके सामने आएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। अब मान लेते हैं ये जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके कंपनी में, जो ऑलरेडी पैसा ह्यूज अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड, ऑलरेडी ये लोग इन्वेस्टेड कर दिया कंपनी के अंदर, ऑलरेडी ये लोग इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर, बोलो ना, ऑलरेडी ये लोग इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर। तो अब आप बताओ, इस कंपनी को पैसा कौन दिया? ध्यान सुनिएगा, इस कंपनी को पैसा कौन दिया? शेयर होल्डर दिए। कौन सा शेयर होल्डर? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो ऑलरेडी पैसा लगाए हैं, और बहुत सारे ऐसी पब्लिक है जो पैसा लगाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है ना? अब इस कंपनी को अच्छा खासा पैसा आ गया, कंपनी क्या करेगी? उस पैसे से क्या करेगी? बिजनेस करेगी। बोलो ना, कंपनी उस पैसे से क्या करेगी? बिजनेस करेगी। और ईयर एंड में, ध्यान सुनिएगा, और ईयर एंड में क्या करेगा? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको अपने क्या बोलते हैं? पीएल एंड बैलेंस शीट, यही ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दो मेजर पार्ट क्या होता है? पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो कंपनी क्या करती है? जो भी पैसा उनको मिला उस पैसे से करेगी बिजनेस, और जब ईयर खत्म हो जाएगा तो क्या बनाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको मिल जाएगा? हमारे शेयर होल्डर को। बोलो ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसको मिल जाएगा? हमारे इन्वेस्टर को, हमारे शेयर होल्डर को। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां तक तो बिल्कुल नहीं है। यहां कुछ प्रॉब्लम नजर आया आपको? अरे बोलिए ना, यहां कुछ प्रॉब्लम आया? अरे भाई, इन लोगों ने क्या दिया? पैसा। कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस। बिजनेस से क्या कमा रही है? प्रॉफिट वगैरह। मतलब बिजनेस में बिजनेस कर रही है, ईयर एंड होने पे क्या बना रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको प्रोवाइड करे? शेयर होल्डर को। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोटा मोटा क्या लिखा रहता है? अरे बोलो ना, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोटा मोटा क्या रहता है? प्रॉफिट और एसेट के, प्रॉफिट और एसेट और लायबिलिटी के बारे में यही लिखा रहता है ना मोटा मोटा। अरे बोलो ना, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोटा मोटा क्या लिखा था? कंपनी के पास कितने एसेट्स है राइट नाउ, और कंपनी के पास कितने लायबिलिटी है, और कंपनी ने पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। क्योंकि एज ए शेयर होल्डर हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन्हीं तीन चीज पे है, कि कंपनी का जो लायबिलिटी है वो कम होना चाहिए। एज ए शेयर होल्डर हमको अगर मोटा मोटा देखना है, हम क्या देखेंगे? कि कंपनी का लायबिलिटी क्या होना चाहिए? कम, और एसेट ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट भी, प्रॉफिट सही होना चाहिए, ज्यादा नहीं। प्रॉफिट क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ज्यादा तो चाहते हैं पर सही प्रॉफिट होना चाहिए, एक्यूरेट प्रॉफिट होना चाहिए। आया बस सामने? अब मान लो, ध्यान सुनना, अब मान लो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, मान लेते कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया 100 करोड़। कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिखाया? 100 CR का प्रॉफिट दिखाया। अभी जो शेयर होल्डर है इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि भाई आपने 100 करोड़ कमाया है, हम कैसे भरोसा करेंगे? आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो प्रॉफिट दिखाया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 CR, 100 CR, तो क्या ये सच में आपने 100 CR ही दिखाया? ये भी हो सकता है यू आर जस्ट कुकिंग द प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रियलिटी में प्रॉफिट है ही नहीं। ये भी तो हो सकता है। तो हमारे जो शेयर होल्डर है, हमारे जो शेयर होल्डर है, इस बात पे कैसे भरोसा करेंगे कि आपने जो प्रॉफिट 100 करोड़ दिखाया वो सही दिखाया होगा? मन में डाउट आएगा, नहीं डाउट आएगा? क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाला कौन है? अरे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाया? कंपनी। तो कंपनी क्या उस बुक्स ऑफ अकाउंट में खुद का बुराई करेगी कि हम तो फेल हो गए, हमने गलत डिसीजन लिया, हम तो लॉस में हैं, हम तो पैसा डुबा दिए? क्या कंपनी ऐसा बोलेगी? कंपनी तो शेयर होल्डर की नजर में हीरो बनना चाहिए, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा
उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड होने का संभावना है कि नहीं है, एरर होने का संभावना है कि नहीं है, ऑब्वियसली संभावना। तो ये जो शेयर होल्डर है ना, इनको इस बात से तकलीफ नहीं है कि ये लोग प्रॉफिट कमाया, तकलीफ इस बात का है कि जो तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो क्या ये सही है या गलत है, इनको इस बात का। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अब आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पता है जो कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, जो कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, जो मैनेजमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, उनका जो रेम्यूनरेशन होता है ना वो परसेंटेज बेसिस होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा तो उनका कमीशन ज्यादा, प्रॉफिट कम कमीशन कम। तो एज ए डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे अंडर बना है तो मेरे को कमीशन ज्यादा चाहिए, तो मैं प्रॉफिट कम दिखाऊंगा या ज्यादा दिखाऊंगा, ज्यादा दिखाऊंगा। तो ये भी हो सकता है जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट का एक वर्ड बोलूंगा क्लाइंट, ऑडिट में ना, है ना, ऑडिट में मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट, कंपनी को क्या बोलते हैं, क्लाइंट। ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब TCW बोलते हैं, दो चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटिंग में, ऑडिटिंग में ना एक एक वर्ड है, ऑडिटिंग में एक एक वर्ड है TCW, दो चार्ज विद गवर्नेंस। मैं लैंग्वेज सिखाऊंगा तुम लोग ऑडिटिंग में, इतना है कि 4-5 महीने बाद तुमको ऑडिट अच्छा लगेगा, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट बनने लायक हो जाएगा। तो TCW बोलोगे या क्लाइंट बोलोगे, TCW का मतलब होता है दो चार्ज विद गवर्नेंस। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना वो TCW होते हैं, जो गवर्नेंस का मतलब जो ओवरऑल मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। तो कंपनी के लिए सबसे बड़ा, तुम लोग इधर थोड़ा बैठो ना, ऐसे दिक्कत होता है, इधर है ना प्रीति, इधर तुम लोग इधर थोड़ा बैठो, इधर बैठो। तो कंपनी के जो डायरेक्टर है, जो TCW है, जो मैनेजमेंट है, हो सकता है वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे, और जब प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे तो उनका कमीशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो शेयर होल्डर को इस बात का डाउट है कि भैया तुमने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया, हो सकता है तुम प्रॉफिट इसलिए ज्यादा दिखा रहे हो कि तुम्हारा कमीशन ज्यादा बनेगा, ठीक है ना, ओके। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, PL स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट ऑफ PL है उसमें क्या है, बहुत सारा खर्चा है, बहुत सारा खर्चा है। आपने क्या किया, पेमेंट किया है, मान लो आपने एक मशीन परचेज किया, स्टेटमेंट ऑफ PL में, स्टेटमेंट ऑफ PL में मान लो आपने दिखाया है एक खर्चा कि आपने 1 CR का कुछ पेमेंट किया है, या बैलेंस शीट में आपने दिखाया है कि 5 CR का आपने कोई मशीन मंगाया है। अब आप बताओ, आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो कि एसेट है 5 CR का, नया एसेट है, नया एसेट है 5 CR का, क्या शेयर होल्डर प्लांट में ढुक करके वो एसेट देखने जाएंगे, आप तो जाने नहीं दोगे। मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर्स है, मुझे क्या रिलायंस कंपनी ढुकने देगा, बोलेगा शेयर होल्डर है ना, इज्जत करते हैं, डिविडेंड दे देंगे, ज्यादा कुछ नहीं, मैनेजमेंट हमारे हाथ में, हमको नहीं ढुकने देगा। तुम प्लांट में दिखा रहे हो 5 करोड़ का नया एसेट आया है, क्या शेयर होल्डर कैसे भरोसा कर लेंगे कि सच में 5 करोड़ का मशीन आया होगा, क्योंकि भैया शेयर होल्डर के पैसे से तुम बिजनेस कर रहे हो, तो पेमेंट भी किसके पैसे से करोगे, शेयर होल्डर को। पता चला तुमने झूठी बैंक में दिखा दिया 5 करोड़ का पेमेंट, अब वो 5 करोड़ का पेमेंट वेंडर को नहीं मिला, मशीन बेचने को नहीं मिला, पता चला तुम्हारे पापा को मिल गया वो पैसा। और तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाया है, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाया है कि 5 करोड़ का क्या है, 5 करोड़ का क्या है, एसेट इन्वेस्टेड है, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दिखाया। तो हमारे जो इन्वेस्टर है उनको इस बात का तकलीफ है कि तो जो तुम खर्चा दिखा रहे हो क्या सच में खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। तुम दिखा रहे हो चाय पानी का खर्चा 5 करोड़ पूरे साल भर का, कौन सा चाय पियो भैया तुम, हो ना मिसलिनियस खर्चा, तुमने मिसलिनियस खर्चा दिखाए 5 करोड़, तो मिसलिनियस खर्चा जो तुम 5 करोड़ दिखाओ, कहाँ तुम चाय कहाँ पिए, कौन सा तुम जुहू बीच में बैठ करके चाय पिए हो, बताओ जुहू बीच का बिल दिखाओ तो हर एक शेयर होल्डर को ना सबसे बड़ा तकलीफ इस बात का है कि जो तुम खर्चा दिखा रहे हो क्या सच में वो खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। जो तुम लोन दिखाए हो ओनली 2 CR, हो सकता तुमने बैंक में से 60 गांठ कर लिया, लोन लिया होगा 20 का, और शेयर होल्डर के नजर में हीरो बनने के लिए 20 करोड़ का लोन 2 करोड़ में दिखाया, होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत गंदा है। अभी मैं तुमको बताऊंगा कंपनी लोग फ्रॉड कैसे करती है, आगे चल के बताऊंगा कि एक एक तरीका है फ्रॉड करने का, जहां पे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से मिली हुई है, अरे मतलब ऐसा फ्रॉड है ना, अभी मैं बताऊंगा तुमको आगे चल के, टेंशन मत लो।
तो ये जो शेयर होल्डर है इनको तकलीफ किस बात का है कि जो तुम खर्चा दिखा रहे हो हमको भरोसा नहीं है, हमको भरोसा नहीं भैया तुमने साल भर जो खर्चा किया क्या सच में यही खर्चा है? हो सकता है तुमने खर्चा कम किया हो और ज्यादा दिखा रहे हो। कुछ खर्चा तुमने पर्सनल गया था बीबी के साथ टूर में और दिखा दिया बिजनेस खर्चा, सही है? सही है। पापा का हॉस्पिटल में इलाज करवाया, पापा का हॉस्पिटल में इलाज करवाया डायरेक्टर लोग और दिखा दिया बिजनेस का खर्चा। तुम्हारा पर्सनल खर्चा हो गया बिजनेस का खर्चा। क्या शेयर होल्डर के पापा हैं वो? तुम्हारे पापा हैं, तुम इलाज कराओ अपने पैसे से, शेयर होल्डर के पैसे से क्यों इलाज कर रहे हो? तो तुम जो भी खर्चा दिखा रहे हो उस खर्चे पे शेयर होल्डर को ट्रस्ट नहीं है। जो तुम इनकम दिखा रहे हो उस इनकम पे शेयर होल्डर को ट्रस्ट नहीं है। जो तुम एसेट दिखा रहे हो सकता है तुम सप्लायर तुम्हारा चाचा रहा होगा, 1 करोड़ का मशीन और तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाया है 5 करोड़ का, तो चाचा को कितना बेनिफिट हो गया? अरे जहां से तुमने मशीन परचेज किया है वो मशीन बेचने वाले तुम्हारे चाचा है, और चाचा को अकाउंट में कितना डलवा दिए? 5 करोड़। अब मशीन का फेयर वैल्यू कितना है? 1 CR। तो 4 करोड़ का तुमको बेनिफिट, 2 करोड़ चाचा ले लिए, 2 करोड़ तुम ले लिए। तो तुम उधर से भी कमा रहे हो और तुम प्रॉफिट दिखाकर कमीशन भी ले रहे हो। तुम्हारा तो मतलब दोनों हाथ घी में है और मुंडी भी घी में है। आया ऐसा ना, हर जगह तुम तो प्रॉफिट में ही हो, हाथ पैर सब मतलब पूरा घी में नहा रहे हो बैठ करके। तो ये जो शेयर होल्डर है इनको हर बात का डाउट है, इनका ना मतलब शेयर होल्डर ना हर बात पे डाउट करेंगे। खर्चा दिखाया भरोसा नहीं है, एसेट है भरोसा नहीं है, लायबिलिटी है भरोसा नहीं है। हो सकता है लायबिलिटी ज्यादा हो कम दिखाया है, लायबिलिटी ज्यादा है कम दिखाया है, क्योंकि पता है शेयर होल्डर को प्रॉफिट से फर्क नहीं है। क्योंकि हो सकता है तुम प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में ज्यादा दिखा दिया तो शॉर्ट टर्म में तुम्हारे कंपनी का शेयर होल्डर का दाम, तुम्हारे कंपनी का जो शेयर्स है उसका दाम बढ़ेगा। अरे प्रॉफिट दिखाओगे शेयर्स का दाम बढ़ेगा। लेकिन पता चला 10 साल के बाद कोई ऐसा एक रिपोर्ट आ गया कि ये लास्ट 10 ईयर से ये लोग फेक प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो शेयर जो बढ़ा था धड़ाम से गिरेगा। और जैसे ही गिरेगा तो तुम्हारे मन में 10 साल से एक सपना चल रहा था कि शेयर बेच के घर लेंगे, और जैसे ही पता चला कि ये जो कंपनी ने जो लास्ट 10 ईयर से प्रॉफिट दिखाया सारा का सारा फेक प्रॉफिट है, ये लोग लास्ट 10 ईयर से लॉस में थे, लेकिन गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे, अपने इन्वेस्टर को बेवकूफ बना रहे, और लास्ट 10 ईयर से क्या दिखा रहे? प्रॉफिट दिखा रहे। तो जैसे ही ये वाला रिपोर्ट आएगा, तो जो शेयर्स बढ़ा था धड़ाम से गिरेगा, और कितने लोगों का सपना है वो तो चकनाचूर हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस देश में स्टॉक मार्केट में कितने लोगों ने खून पसीना से पैसा कमा कमा के स्टॉक मार्केट को दिया है। कल को यही कंपनी लोग फ्रॉड करना स्टार्ट कर दे तो कितने लोग का सपना टूट जाएगा। हो सकता है कितने लोगों ने अपने बेटी की शादी के लिए शेयर्स परचेज किया है कि जब बेटी 20 साल 25 साल की हो जाएगी तो शेयर बेच करके उनका शादी ब्याह करेंगे। तो सोचो कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग का सपना टूट जाएगा, कितने लोग तो फांसी लगा लेंगे। बहुत सारा मूवी देखे हो ना जहां पे जब कंपनी फ्रॉड करती है तो कोई छत से कूद रहा है, कोई बस के सामने आ जा रहा है, दिखाता है नहीं दिखाता है कि कितने लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर को खतरा इसी बात का है कि भैया जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हो हमको भरोसा नहीं है। अब पता है एक तो गवर्नमेंट ये लोग तो कम डाउट करेंगे, गवर्नमेंट तो ज्यादा डाउट करेगी। गवर्नमेंट को लगेगा अच्छा प्रॉफिट 100 करोड़ है, पक्का कमाया होगा 1000 करोड़, पक्का कमाया होगा 1000 करोड़। दिखाया कितना है? 100 करोड़ दिखाया है, लेकिन कमाया कितना होगा? अगर प्रॉफिट कम दिखाएगा तो टैक्स भी कम। अब सोचो ना 100 करोड़ पे टैक्स आएगा, मान लो 20% पकड़ लेते हैं या 22% पकड़ लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स 22% है, ठीक है। तो मान लो 100 करोड़ पे 22% कितना हो गया? 22 करोड़। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये हमको कितना दिया है? 22 करोड़, पक्का कमाया होगा 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ का 22% कितना होगा? 220 करोड़, 220 करोड़। तो गवर्नमेंट बोल रही बाप रे इतना नुकसान। तो बोलते रहे ये लोग तो कम डाउट करेंगे, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा डाउट करेगी कि ये पक्का 1 जीरो कम दिखाया प्रॉफिट में। ये लोग ना जानबूझ के खर्चा ज्यादा दिखा दिया, क्योंकि खर्चा ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट भी कम आएगा। तो बोल तो रहा हूं एक आम पब्लिक तो अपने, हम 10 रुपया जोड़ जोड़ करके शेयर परचेज किए तो हम कितना सोचेंगे? 10 रुपया। मेरी ज्यादा औकात होगी तो हम 100 रुपया सोचेंगे। गवर्नमेंट 100 रुपये में खेलती है। तो कहावत है ना जो जिसकी जितनी औकात है वो उतनी सोचता है। तो आम आदमी तो कोई लाख रुपया लगाए तो लाख के बारे में सोचेगा,
कोई 100 रुपया लगा तो 100 के बारे में सोचेगा। गवर्नमेंट तो करोड़ों में खेलती है, अरबों में खेलती है। तो गवर्नमेंट जब डाउट करती है तो बहुत भयानक डाउट करती है। मेरा बात समझ रहे हो? तो आम आदमी तो कम डाउट करेगा, गवर्नमेंट ज्यादा डाउट करेगी। तो भैया इसका सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? इस जो बोल सकते हैं ना, इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, जिससे शेयर होल्डर का ट्रस्ट बना रहे, पोटेंशियल इन्वेस्टर, तुम बताओ ना, कल को अगर आपको ये पता चले कि स्टॉक मार्केट में धांधली हो रहा है, कंपनी लोग गलत गलत प्रॉफिट दिखा करके शेयर्स का दाम बढ़ा रही है, क्या तुम इन्वेस्टमेंट करोगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम तो देश के पोटेंशियल शेयर होल्डर हो। अरे फ्यूचर में कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जब तुमको बचपन से ये सुनाई पड़ रहा है कि कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी भी धांधली कर रही है, तुम पैसा लगाओगे क्या? बोलो ना, लगाओ क्या? तो जो देश के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी खतरे में, और जो देश के पोटेंशियल शेयर होल्डर है वो भी खतरे में। तो अब आप बताओ, जिस देश में कैपिटल मार्केट खतरे में है, स्टॉक मार्केट खतरे में, उस देश का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि याद रखिएगा, जिस देश का स्टॉक मार्केट अच्छा, उस देश का ग्रोथ भी अच्छा है। इसलिए पता है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, अरे न्यूयॉर्क वाला, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट है, नंबर 1 स्टॉक मार्केट है। और यूएस भी दुनिया की नंबर 1, क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट जितना ट्रस्टवर्दी होगा, जितना ऑनेस्ट होगा, तो उस स्टॉक मार्केट में देश का ही पैसा लगेगा और देश के बाहर का ही पैसा लगेगा। होता है ना एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जितना आपका स्टॉक मार्केट अच्छा होगा, लोग सबसे ज्यादा पैसा उसमें लगाएंगे। सो इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए एक बंदा आएगा, इस बीच में ना एक बंदा आएगा। इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए बीच में कौन आएगा? एक इंसान आएगा, और इस इंसान को अपने बोलते हैं ऑडिटर। बात है? इस बीच में कौन आया? शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में कौन खड़ा है? ऑडिटर। अब ऑडिटर का काम यही है कि भैया इनका ट्रस्ट मेंटेन करो, हमारे गवर्नमेंट का ट्रस्ट मेंटेन करो, और इनको धांधली करने से रोको। आया बस सामने? तो अब ऑडिटर पता, ऑडिट से रिलेटेड ना बहुत मिथ है, बिलीव करना इतना मिथ है, सबको लगता है ऑडिटर ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, ऑडिटर ही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएगा, ऑडिटर इन लोग को गाली देगा, कल को ये लोग काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने बोला दवाई खा लो, तुम बोला हम नहीं खाएंगे, तो डॉक्टर बोलता मेरा फीस दो, जाओ, मेरा फीस दो, जाओ। तुमको एक रिपोर्ट दे देगा कि भैया ये दवाई लिखे थे, खाना ना खाना इनके ऊपर जिम्मेदारी है। डॉक्टर आपको दवाई दे देता है, घर पे आकर चेक करने आता है, सुबह का दवाई अभी तक खाया क्यों नहीं, ऐसा आता है क्या? कुछ नहीं। ऐसे ही ऑडिटर होता है, ऑडिटर अपना काम करके साइड चला जाता है और एक रिपोर्ट दे देगा। और ये रिपोर्ट ऑडिटर के फीस तो कंपनी देगा, कंपनी पैसे 200 करोड़ का अगर प्रॉफिट करेगा, अभी सुन, अभी पहला दिन ऑडिट कर रहा है, अभी 6 महीने ऑडिट पड़ेगा, अभी बहुत सारा टेंशन आएगा, टेंशन मत है, बहुत कुछ है 6 महीना बोल के सुकून मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये बीच में कौन आया? ऑडिटर है। तुम लोग बोले ना ऑडिट अभी पढ़ लो अच्छे से, कम से कम एक चैप्टर पढ़ लो, फिर इफ और बट वाला क्वेश्चन करना। अभी बहुत कुछ मसाला बाकी है, जैसा हम सोचते वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है, कुछ बड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो ऑडिटर है, इसका एक ही काम है, ट्रस्ट मेंटेन करना। किसका ट्रस्ट मेंटेन करना? हमारे शेयर होल्डर, हमारे जो पोटेंशियल शेयर होल्डर है, जो फ्यूचर में पब्लिक पैसा लगाने वाली है, साथ ही साथ हमारे देश के गवर्नमेंट। अब प्लस आप बताओ ना, शेयर होल्डर देश के भी हो सकते हैं, देश के बाहर हो सकते हैं। तो देश के शेयर होल्डर का पैसा डूबेगा तो देश का कम बदनामी होगा, लेकिन बाहर के शेयर होल्डर का पैसा डूबेगा तो देश का कितना बदनामी होगा। तो इस ऑडिटर का इसलिए सीए बनने के लिए बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि सीए का जो कंधा होता है ना, बड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पूरा देश टिका हुआ है। लोगों को पता है, लोगों को सीए बनना है, पर लोगों को अच्छा सीए नहीं बनना है। फर्क है, सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना, लॉयर बनना आसान है, अच्छा बनना टफ है। मेरा बात समझ रहा हूं? अच्छा बनना टफ है, अच्छा सीए के पास बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सीए बन रहे हो ना, खुद के लिए नहीं बन रहे हो। आप जब सीए बन रहे हो ना, तो आपके ऊपर कंपनी का पूरा भार है, आपके ऊपर देश का पूरा भार है, कितने लोगों का आंखों के सपने हैं आप, क्योंकि आपका एक गलत रिपोर्ट कितना लोगों को बेघर कर देगा, कितना लोगों का ड्रीम टूट जाएगा। तो आपके सर मतलब कंधा आपका मजबूत होना चाहिए। आपको छोटा मोटा चीजों 5 करोड़ 10 करोड़ लालच में नहीं आना चाहिए। आप 10 करोड़ रुपया लेकर के रिपोर्ट आप दे दिए, आपका घर तो बन गया, आपके भी बच्चे अच्छे हो गए, लेकिन जिनका नुकसान हुआ और कितना बद्दुआ तुमको मिलेगा।
इसीलिए ना एक सीए जब बनता है ना बंदा, तो सिर्फ अपना जिम्मेदारी नहीं उठाता, अपना तो बाद में गया, पहले वो समाज का जिम्मेदारी, पहले वो देश का जिम्मेदारी उठाता है। इसलिए पता है कुछ सीए बड़े ईमानदार और कुछ सीए तो खाली पैसा कमाने के लिए सीए बने, क्योंकि स्कोप दोनों में ज्यादा है। अगर एक सीए देखो, सीए सीएस सीएमए लॉयर अगर ये अपने औकात पे आ गए किसी को नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को पूरा, क्योंकि इन लोग पूरा देश का कानून पकड़ के बैठे हुए, इनको अच्छे से पता लूप होल कहाँ है, कानून पकड़, इनको अच्छे से पता लूप होल क्या, अगर ये अपने औकात में आ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। आया बस सामने। तो चलो मैं इसकी बात करता हूँ, ऑडिटर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये जो ऑडिटर आया है, जो पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन करेगा, जो इनको रोकेगा, ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन 1, ये जो ऑडिटर है क्या ये शेयर होल्डर का पार्ट होना चाहिए? क्या ये जो ऑडिटर है क्या वो शेयर होल्डर का पार्ट होना चाहिए? आंसर इज नो। अगर ऑडिटर शेयर होल्डर का पार्ट है, अगर ऑडिटर शेयर होल्डर का पार्ट है, तो एज ए शेयर होल्डर हम भी तो चाहेंगे प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर्स का दाम भी ज्यादा होगा। तो जब एक ऑडिटर शेयर होल्डर का पार्ट होगा, ऑडिटर खुद शेयर होल्डर है, जिस कंपनी का ऑडिट करने गया वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है, तब तो ये बायस्ड हो जाएगा, तब तो ये थर्ड पार्टी बन करके काम नहीं करेगा। ये जैसे ही देखेगा प्रॉफिट 100 करोड़, बोला बहुत बढ़िया, हम तो चाहते हैं प्रॉफिट ज्यादा हो, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा तो शेयर्स का दाम भी ज्यादा, तब ये अनबायस्ड होके काम करेगा, सॉरी तब ये बायस्ड होके काम करेगा, तब ये थर्ड पार्टी करके काम नहीं करेगा। अगर ऑडिटर मैनेजमेंट का पार्ट होगा, सुनो ना, अगर ऑडिटर मैनेजमेंट का पार्ट होगा तो तुम बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाया है? अरे बताओ ना, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये जो पीएल अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, ये जो सब्सिडरी बुक है, जितने भी डे बुक है, सब कौन बनाया है? मैनेजमेंट। तो जब ऑडिटर इस मैनेजमेंट का पार्ट होगा तो क्या अपना गलती दिखेगा? क्या अपने बारे में बोलेगा कि लो भैया रिपोर्ट दे रहे हैं हमने गलत बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा? क्या ऑडिटर अगर वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा तो क्या वो मैनेजमेंट की गलती पकड़ेगा? तब तो जितने डायरेक्टर लोग खाएंगे ये भी बेटर खाएगा, जितने डायरेक्टर लोग खाएंगे उल्टा पुल्टा ट्रांजैक्शन करके, तब तो थोड़ा बहुत किसको मिलते रहेगा? ऑडिटर को मिलता, तो ना पैसा बढ़ता है। समझ रहे हो ना? जब मोटा कमाई होगा तो वो मोटा कमाई सिर्फ डायरेक्टर के अकाउंट में थोड़ी आएगा, वो मोटा कमाई ऑडिटर के अकाउंट में भी आएगा कि भैया रिपोर्ट कौन देगा? ऑडिटर देगा, चलो उसको भी देके खुश रखो। तो मैंने जो ऑडिटर है ना तो इसका पार्ट होगा, ऑडिटर ना तो कंपनी का पार्ट होगा और ना ही शेयर होल्डर का पार्ट होगा, ऑडिटर किसी का पार्ट नहीं होगा, किसी का पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसका पार्ट होगा तब भी क्या हो जाएगा? बायस्ड। बोलेगा प्रॉफिट अच्छा है, भाड़ में गया फेक, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है, जितना ज्यादा प्रॉफिट मेरे शेयर्स का दाम बढ़ेगा, मेरे को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, मेरे लिए अच्छा है। तो अगर इसका पार्ट हो गया तब भी बायस्ड, और अगर कंपनी का पार्ट हो गया तब भी बायस्ड। इसलिए हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब वो इंडिपेंडेंट है, उसको ना तो इनसे मतलब है और ना इनसे मतलब है, तब वो सही सोच के साथ, सही मेहनत के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। जितने भी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बने हैं, दिखाए ना भी कितने सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, टोटल 46 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, 38 अप्लीकेबल होते हैं रियल लाइफ में, और जो रिमेनिंग 8 होते हैं ना, रिमेनिंग जो 8 होते हैं वो अलग से आईसीआई तुमको लॉन्च करता है। एक सीए बनने के लिए 38 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है, और 8 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सीए बनने के बाद पढ़ना पड़ता है। वो जब तुम सीए बन गए तब तुमको मिलता है गिफ्ट में, चलो भैया 8 एक्स्ट्रा पढ़ लो, बहुत पढ़ाई की है थोड़ा और पढ़ लो। तो एक ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना, वो 38 स्टैंडर्ड को फॉलो करके ऑडिट करेगा। ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देश का कंपनी लॉ, देश के जितने भी अदर लॉ है, जितने भी फेमा एक्ट है, सबको फॉलो करेगा, सेबी एक्ट को फॉलो करेगा, तब जाके वो ऑडिट करेगा। ये पढ़ा लिखा है, कोई घोचू नहीं है कि रोड से आकर ऑडिट कर रहे हैं। आया वो सामने? ये आपका पढ़ा लिखा ऑडिटर है। जब वो ऑडिट करेगा ना तो वो अनबायस्ड होकर ऑडिट करेगा, क्योंकि ना तो इसको इससे मतलब है और ना को इसको इससे मतलब है। वो जब ऑडिट करेगा तो गलत को गलत बोलेगा और सही को सही बोलेगा। तो हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट। तो ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना, तब
प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो करके ऑडिट करता है। क्या फॉलो करता है? प्रोफेशनल इथिक्स को फॉलो करके ऑडिट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ऑडिट करता है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना है वो एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर अप्लीकेबल गैप, ये सबको फॉलो करके, इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट बना है या नहीं बना है, तो वो सब कुछ चेक करेगा। इन्होंने जो खर्चा किया है क्या सच में वो खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है? इन्होंने जो इनकम दिखाया है क्या सच में वो इनकम हुई कि नहीं हुई है? इन्होंने जो स्टॉक दिखाया है, ये जो एसेट दिखाया, ऑडिटर सब जाकर चेक करेगा। याद रखना, एक चीज याद रखना, है तो अकेला बेचारा इंसान, अकेला तो सब कुछ नहीं कर पाएगा। चेकिंग करने का वो तरीका होता है, एक होता है सैंपलिंग, एक होता है रैंडम, ऐसे मैं तरीका बताऊंगा। देखो ऑडिट एक वास्ट सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम 4 महीना पढ़ करके ऑडिट में पारंगत हो जाएगा, पर हाँ अगर 4 महीना से 10 से पढ़ लिया ना तो एक मोटा मोटा ऑडिट तुमको समझ में आने लगेगा। देखो ना, सीए लोग भी जब ऑडिट करता है ना तो इंटर में भी ऑडिट पढ़ाते हैं और फाइनल में भी ऑडिट होता है। इंटर का बाप लेवल का सिलेबस फाइनल में है, और तुम्हारा तो ओनली इंटर का 40% सिलेबस है। सीएमए इंटर का 60 to 70% सिलेबस तुम्हारे सिलेबस में है। जो सीएमए इंटर में जो ऑडिट पढ़ाते हैं ना, सीएमए इंटर में उसका 60 to 70% ऑडिट तुम्हारे सिलेबस में है, और सीए इंटर का ओनली 40% या 30% सिलेबस तुम्हारे में है। तो अब आप बताओ, इतना सिलेबस पढ़ करके आपको ऑडिटिंग का बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ जिस लेवल में आप हो, अभी आप सेमेस्टर 5 में हो, इतना जरूर है कि आपको उससे ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। आपको एक तरीका समझ में आ जाएगा ऑडिट होता कैसे। समझ पा रहे मेरी बात? तो हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। जब वो ऑडिट करेगा तो क्या क्या फॉलो करेगा? पहली बात, जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करेगा, जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उनको फॉलो करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, जितने भी देश के कानून है वो सबको देख को फॉलो करेगा, और साथ ही साथ सुनो साथ ही साथ अपना स्किल्स, अपना एक्सपर्टी, अपना एक्सपीरियंस, प्लस जितने भी गाइडलाइन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन सबको फॉलो करके तब वो ऑडिट करेगा। अब आप बताओ, ये बंदा कोई बेकार है क्या? ये बंदा पढ़ा लिखा है। जब वो ऑडिट कर रहा है ना तो देश के सारे कानून को ध्यान में रख के ऑडिट कर रहा है, जितने भी स्टैंडर्ड्स बने सबको फॉलो करके ऑडिट कर रहा है, जितने भी गाइडलाइन है सबको फॉलो करके ऑडिट कर रहा है। अब अगर ये बंदा बोलता है कि नहीं नहीं इन्होंने सच में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तब हमारे शेयर होल्डर भी भरोसा करेंगे, और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी भरोसा करेगी, और प्लस आने वाली जो पब्लिक है वो देख रही है कि भैया देश में तो सब कुछ ठीक है, चलो हम भी पैसा लगा देते। जब फ्रॉड नहीं होगा, जब स्टॉक मार्केट में फ्रॉड नहीं होगा, तो लोगों का ट्रस्ट क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, देश का पब्लिक भी पैसा लगाएगा। तो ये जो ऑडिटर होता है ना, इसके ऊपर याद रखना, इसका कंधे पे बहुत बड़ा भार होता है, बिकॉज इसका एक गलत ऑडिट रिपोर्ट कितने लोगों को बेघर कर देगा, कितने लोगों को जान दे देंगे भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा लगा कर रखे। इसलिए जब ये ऑडिट करता है तो बहुत सोच समझ के ऑडिट करता है। क्लियर हुआ? तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अरे बोलो ना, ऑडिट क्या है? अरे भाई ऑडिटर जो कर रहा है वो तो एग्जामिनेशन ही तो कर रहा है। अरे चेक करना मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना क्या एग्जामिनेशन? तुम्हारे कॉपी को चेक करना क्या एग्जामिनेशन ही तो है। तो ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं? ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्यों बोला गया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? क्योंकि ऑडिटर ना तो शेयर होल्डर का पार्ट है और ना ही मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि शेयर होल्डर का पार्ट रहेगा तब भी बायस्ड, मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा तब भी बायस्ड। देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन को अगर सर्जरी करने के लिए बोला जाए, चलो अपनी बेटी की सर्जरी करो, अपने बेटी का चीड़ फाड़ करके हार्ट का सर्जरी करो, नहीं कर पाएंगे, हाथ कांपने लगेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो गए, वो देश के सबसे बड़े जो हार्ट सर्जन, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि जब अपने बेटी का हार्ट का सर्जरी करने के उनका हाथ कांप गया। कैसे बेटी का ये फाड़े, यहाँ पे कैसे फाड़े? लेकिन वहीं पे सोचो, देश के सबसे बड़े हार्ट सर्जन, वहीं अगर ऐसे आदमी का सर्जरी करने जा रहे हैं जिनको वो जानते ही नहीं है, तो उनका काटने पीटने में कोई तकलीफ नहीं होगा। मतलब जब हम किसी से रिलेशन में रहते हैं ना, कोई भी रिलेशन हो, हमारा वहां पे बायस छुपा ही रहता है। बोलते हैं ना, कितना भी गंदा अपना दोस्त है ना जैसा भी है अपना दोस्त है, तो उसके अगेंस्ट कैसे जाए? आप अपने दोस्त का लाख बुराई होता है, फिर अपने लास्ट में देख भाई सारा बुराई हम तो खुद मानते वैसा है,
लेकिन ये भी समझो मेरा दोस्त है तो अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे रिश्ता बनता है ना वहां पे लोग क्या होते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। डॉक्टर भी अपने फैमिली का सर्जरी करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, उसके हाथ कांप जाते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी रहे उसका सर्जरी वो आराम से कर देगा। कोई कोई क्यों, रिश्ता ही नहीं है ना। कटे फिटे ब्लड गिरे क्या फर्क पड़ता है उसको, उसको तो फीस मिल ही रहा है। वैसे जो ऑडिटर है ना उसका ना तो इससे कोई रिश्ता होना चाहिए और ना इनसे कोई, ना तो कंपनी से कोई रिश्ता ना शेयर होल्डर, क्योंकि जैसे ही रिश्ता बनेगा क्या हो जाएगा, वो बायस्ड हो जाएगा, तब उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो खतरे में आ जाएगी। तो ऑडिटर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होकर काम होना करना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिट क्या है बोलो ना, ऑडिट क्या है, ऑडिट एक, चलो बोलना मेरे को, ये तुम लोग को समझ में आ गया ये? मान लीजिए जिस कंपनी को ऑडिट करना है तो उस कंपनी का वो शेयर नहीं ले सकता नहीं ले सकता, को नहीं, फिर इसको नहीं तो पूरा पता चल जाए। हाँ सब कुछ हो जाएगा। चलो ऑडिट कैसा होना चाहिए, चलो बताओ ना, ऑडिट कैसा होना चाहिए? ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। चलो अभी डेफिनेशन बनाते हैं इसको। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है भैया किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। बोले ना ये किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब सब्सिडरी बुक से लेकर के बैलेंस शीट बनाने तक, सब्सिडरी बुक से लेकर के बैलेंस शीट बनाने तक जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। परचेज डे बुक का नाम सुना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्रेडिट नोट डेबिट नोट सुना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बिल का नाम सुना, वाउचिंग बिल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल अप्रोप्रिएशन, लेजर पोस्टिंग, जर्नल एंट्री, ये सब कुछ क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, प्राइमरी एंट्री को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। अरे बोलो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्राइमरी एंट्री होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। और जो सबसे लास्ट एंट्री होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। तो सब्सिडरी बुक से लेकर के बैलेंस शीट, सब्सिडरी बुक से लेकर के बैलेंस शीट, इसके बीच में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है दे आर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो ऑडिटिंग होता है सिर्फ बैलेंस शीट का नहीं होता है, सिर्फ बैलेंस शीट का नहीं होता है, सिर्फ पीएल का नहीं होता है, सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं होता है, किसका होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस लेकर के बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन तक का ऑडिट होता है। इसलिए वर्ड यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोला गया। कौन सा वर्ड बोला गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तुम लोग इमोशनल में होकर के ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत लिखना, क्योंकि अगर तुम ये बोलते हो कि ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तुम ये बोलना चाहते हैं कि ऑडिट सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल का होता है और बैलेंस शीट का होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का होता है या कुछ रिमेनिंग होता है। तो ये तुमने अधूरा बोला। ऑडिटिंग सबका होता है, छोटे से ट्रांजेक्शन लेकर के बड़े से बड़े। तो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है ना, पूरा का पूरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो सब्सिडरी बुक से स्टार्ट होता है और बैलेंस शीट तक जाने का जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो भैया सुनो, ऑडिट का डेफिनेशन बनाते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका रहेगा, एंटिटी। अरे बोलो ना, अरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका रहेगा, बिजनेस एंटिटी का। डेफिनेशन याद करते, ऑडिट कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। समझ में आ रहा है ना? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका भैया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है किसका होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी का। अब सुनो, बिजनेस एंटिटी कैसा होना चाहिए, चाहे भैया प्रॉफिट मेकिंग वाला हो या नॉट प्रॉफिट मेकिंग वाला हो, चाहे नॉट प्रॉफिट मेकिंग वाला हो। समझ गए? ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है कैसा होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट मेकिंग वाला हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग वाला हो। सुनो ना, ये जो एंटिटी है चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऑडिटिंग सबका होता है, छोटे बिजनेस का भी। आज मैं अपने कोचिंग सेंटर का ऑडिट करना चाहता हूं, मैं करा सकता हूं, कोई इशू नहीं, कोई रोक नहीं है। ये तो इवन अच्छा है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंसी साथ गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं। एक चाय का दुकान वाला बोलेगा ऑडिटर को, चल मेरा ऑडिट कर, हाँ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, उसका धर्म है भैया ऑडिट करना, चाहे चाय वाला बुलाए या अंबानी बुलाए। अरे डॉक्टर थोड़ी बोलेगा कि हम सिर्फ पैसे वालों का इलाज करता है, गरीब आदमी का इलाज नहीं करेगा क्या?
ये तो डॉक्टर का तो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का लिंकअप इनकम से नहीं है, उस प्रोफेशन का लिंकअप है सेवा के साथ। सेवा आप किसी का कर सकते हैं, गरीब आदमी का भी सेवा कर सकते हैं और अमीर आदमी का भी कर सकते हैं। तो वही चीज हमारा जो ऑडिटिंग है छोटे से छोटे बिजनेस का भी हो सकता है और बड़े से बड़े प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का भी हो सकता है और लॉस मेकिंग बिजनेस का भी हो सकता है। अब सुनो, मैं लास्ट स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, पहले यहां तक याद करो। ऑडिट का डेफिनेशन तुमको याद करा रहा हूं। ऑडिट कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका होना चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसका होना चाहिए? बिजनेस एंटिटी का होना चाहिए। एंटिटी कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, छोटा हो या बड़ा हो। एक वर्ड और बोलूंगा, ये जो एंटिटी है वो लीगल फॉर्म हो या इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब आप किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है। जैसे एपीसी, अभिषेक पांडे क्लासेस रजिस्टर्ड है, एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी नंबर है, तो कहीं ना कहीं मैं रजिस्टर्ड हूं। पर एक चाय वाला दुकान, अरे मेरे सेंटर के नीचे में ही चाय वाला दुकान है, क्या वो कहीं पर रजिस्टर्ड है? तो कोई भी बिजनेस अगर किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर द इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। हम ये नहीं बोल रहे कि वो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी करना अलग होता है, हम जस्ट फॉर्म का बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप कानून में लिस्टेड हैं, किसी ना किसी एक्ट में अगर आप लिस्टेड है, जैसे आप कंपनी खोलेंगे तो कहां पे लिस्ट होंगे? कंपनी एक्ट में। अगर आप पार्टनरशिप खोलेंगे तो क्या फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी खोलेंगे तो एलएलपी फॉलो करेंगे। लेकिन आपने बिजनेस किया, धंधा किया, कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं, कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो गवर्नमेंट को थोड़ी पता तुम क्या धंधा कर रहे हो। ग्रीश पार्क में इतने मोमो वाले हैं, अब तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट पास यही है बैठ के मोमो वालों को पकड़े? दे आर द इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो अब तो बताओ एंटिटी कैसा होना चाहिए? एंटिटी चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, एंटिटी चाहे छोटा हो या एंटिटी चाहे बड़ा हो, एंटिटी चाहे लीगल हो या इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, एंटिटी कैसा भी हो। तो अब इससे तुम्हारा कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे। ऑडिट किसका होता है? प्रॉफिट मेकिंग का भी होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग का भी होता है, छोटा का भी होता है, छोटा बिजनेस का भी होता है, बड़ा बिजनेस का भी होता है, लीगल फॉर्म वाले बिजनेस का भी होता है, इलीगल फॉर्म वाले बिजनेस का भी होता है, सबका ऑडिट होता है। ऑडिट सबका होता है, समझ गए ना? अब लास्ट स्टेटमेंट डेफिनेशन का, जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो उस ऑडिट करते वक्त वो अपना क्या एक्सप्रेस करता है? ओपिनियन। ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो इस इंटेंशन के साथ ऑडिट करता है कि वो अपना क्या दे सके? ओपिनियन। ओपिनियन किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कि भैया ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा। ऑडिटर ऑडिट जब करता है तो इस इंटेंशन के साथ करता है। ऑडिटर जब ऑडिट करता है इस इंटेंशन के साथ ऑडिट करता है कि वो क्या बता सके? क्या बता सके? अपना ओपिनियन। तो ऑडिटर क्या देता है? अपना ओपिनियन देता है, किसके रिगार्डिंग? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है? ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा। तो ऑडिटर पता है जब ऑडिट करता है तो ओपिनियन देने के लिए ऑडिट करता है, और वो ओपिनियन किसके रिगार्डिंग होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होता है। और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है, बस वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में यही लिखता है। तो ऑडिट का डेफिनेशन आ जाओ। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। चलो ऑडिट मीन्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका होना चाहिए? एंटिटी का होना चाहिए। एंटिटी कैसा होना चाहिए? चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्या बोला? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। एंड लीगल फॉर्म हो या इलीगल फॉर्म है। और लास्ट वाला देखना, such examination is conducted with view to express an opinion thereon। और ये ओपिनियन किसके रिगार्डिंग होना चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है।
क्लियर हुआ? अब आप बताओ, ऑडिटर अगर मान लो ऑडिट करने गया और क्लाइंट ने भर भर के फ्रॉड किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा? जूता खोल के मारना स्टार्ट करेगा कि देश के साथ गद्दारी कर रहा है। प्रोफेशनल है, पढ़ा लिखा है, कोई तिहाड़ जैसे थोड़ी भाग के आया है, पढ़ा लिखा आदमी है भाई, है वह सब में। वो क्या देगा जस्ट, वो क्या देगा जस्ट ओपिनियन देगा। वो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी जुबान से कम बात करते, कलम से ज्यादा बात करते हैं। आया वो सबने? मेरे ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप बहुत लगता है, तो हम मैराथन से बात करते हैं। आया वो सबने? हम पढ़ाई से बात करते हैं। पढ़ा लिखा लोग ऐसी बात करता है, यूट्यूब पे बैठ के बकवास नहीं करता, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, पढ़े लिखे हो ना, कलम से बात करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। 5 साल तक लोग बोलेंगे, 5 साल के बाद बोलो ठीक है, आज बोले 5 साल बाद मिलते हैं। एक दिन गलती से BMW से उतर जाना उसके सामने, ऐसे ही मर जाएगा। मारना है तो ऐसा मारो जो जीवन भर के लिए दर्द हो। हम अगर मेरे को मतलब कोई गाली दिया, हम उसको 2 ठुल्ले लगा दिए, तो उसको उसी समय दर्द होगा। लेकिन सोचो अगर हम उसको जीवन भर मारे, जीवन भर कैसे मारेंगे? कभी BMW दिखा दिया, कभी बंगला दिखा दिया, कभी अपना बढ़िया वाला घड़ी दिखा दिया, तू जब देखेगा तब मरेगा। और नॉन वायलेंस तो अगर मारना है तो अपना सक्सेस से मारो ना किसी को। ऐसी जो ऑडिटर है, अगर क्लाइंट लोग गलती करेगा या क्लाइंट लोग फ्रॉड करेगा, तो ऑडिटर किसी गला नहीं दबाएगा। ऑडिटर क्या देगा? जस्ट पढ़ा लिखा आदमी है, एक अपना क्या देगा? ओपिनियन देगा, एक लंबा चौड़ा ओपिनियन देगा, और बोले ये जो ओपिनियन दिए है ना, ये कहाँ दे देना? शेयर होल्डर को दे देना। और पता ऑडिटर जो ओपिनियन देता है, ये ओपिनियन किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। और जैसे ही शेयर होल्डर को पता चला, बाप रे, सारे के सारे डायरेक्टर लोग फ्रॉड निकल गए। अब शेयर होल्डर लोग क्या बुलाएगा? मीटिंग बुलाएगा, सबको लात मार भगाएगा। और गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा मेरा टैक्स चोरी कर लिया, पकड़े जेल डालो इस लोग को। है बस। तो ये जो ऑडिटर होता है ना, ये जो ऑडिटर होता है, ये बस अपना क्या देता है? ओपिनियन देता है कि भैया जो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, जो तुमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है। समझ में आ रहा है? चलो वो बिना देखे डेफिनेशन बताओ। ऑडिट इज एन, थोड़ा तेज से, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका होगा भैया? किसका? ऑडिट इज किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसका? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कैसा? प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, छोटा हो या बड़ा हो, लीगल हो या इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। और जब ऑडिट करता है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है? कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्या दे सके? ओपिनियन दे सके। ऑडिटर क्या करता है? ओपिनियन देता है, एक्सप्रेस करता है। ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी होगा जब ये 5 चीज को फॉलो करेगा। कोई भी है वो सामने, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी होगा। हाँ, एक ठोम जोड़ देंगे, टेंशन मत। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, तब आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू तभी होगा जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस को फॉलो कर रहे हैं, जब आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रहे हैं। याद है बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है, जब आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रहे हैं, जब आप प्रॉपरली क्या फॉलो कर रहे हैं? गैप फॉलो कर रहे हैं। और ये 5वां कर लेते हैं, अप्लीकेबल एफआरए, ये 5वां कर लेते हैं। एफआरए, हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बताएंगे क्या होता है, टेंशन मतलब। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान सुनना, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी होगा जब ये 5 चीज फॉलो करोगे। पहला, प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना मैं और डिटेल में जाऊंगा, अभी तो पहला दिन है, थोड़ा सा तुम लोग को बक्स दे रहे हैं, आगे चल और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी होगा जब ये 5 चीज फॉलो करोगे। पहला, अगर कंपनी मतलब क्लाइंट, अगर क्लाइंट प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत लोग देखना एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं, अब बहुत लोग डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ, ये
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम बताना क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी इन्होंने सही फॉलो किया, गलत फॉलो किया। एक इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट पे कंपनी ने WDV मेथड को फॉलो किया है, क्या ये सही फॉलो किया है, गलत। इंटेंजिबल एसेट पे ऑलवेज क्या फॉलो होता है, फिक्स्ड मेथड फॉलो होता है। इंटेंजिबल एसेट, अच्छा तुम बताओ, इंटेंजिबल एसेट पे जो अगर फॉलो करना है तो कौन सा फॉलो करोगे, फिक्स्ड, WDV थोड़ी फॉलो करोगे, आया समझ। और अच्छा तुम बताओ ना, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे हो तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही होगा, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट सही होगा। तो अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो ट्रू एंड फेयर व्यू तभी होगा जब ये 5 चीज है। अगर आपने सही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करा है, सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करा है, सही डिस्क्लोजर दिया है, सही डिस्क्लोजर, सही तरीके से आपने गैप है जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर आपने सही गैप को फॉलो किया है और अप्लीकेबल FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर आपने ये 5 चीज को फॉलो किया है, तब जाकर के मैं बोल सकता हूं कि भैया आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है। अगर ये 5 में से कुछ भी मिसिंग रहा, तुरंत ऑडिटर क्या देगा, एक रिपोर्ट देगा, भैया जो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही नहीं है। अच्छा पता है रिपोर्ट भी 4 टाइप का, रिपोर्ट भी 4 टाइप का, वो नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। रिपोर्ट भी 4 टाइप का होता है, नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, आया समझ। एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें गाली मिलता है देने के बाद, वो नेक्स्ट क्लास का। चलो एक बार टॉपिक को क्लियर करते हैं, इसके बाद मिथ और फैक्ट बताऊंगा। टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहला, ऑडिट क्या है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, फटाफट बोलना, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये इंफॉर्मेशन किसका होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी। एंटिटी कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग या नॉट प्रॉफिट मेकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, छोटा हो या बड़ा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, लीगल हो या इलीगल फॉर्म। और जब ऑडिट करेगा किस इंटेंशन के साथ करेगा, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे क्या दे सके, ओपिनियन दे सके। क्लियर है चीज। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू कब बताएगा, जब ये 5 चीज फॉलो करो। 5 चीज क्या है, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, एडुकेट डिस्क्लोजर दे रहे हैं, गैप को फॉलो कर रहे हैं और एप्लीकेबल FRF को फॉलो कर रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। ठीक है ना। चलो अब ये मिथ है जो लोगों को लगता है, और दिस इज द रियलिटी। चलो पहला मिथ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। वर्ड क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का मिथ है। लोगों को लगता है कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड और एरर पकड़ना। ऑडिटर CID है क्या, ऑडिटर CID है जो बैठकर ऑडिटर फ्रॉड पकड़ेगा, एरर पकड़ेगा, मतलब उसकी मम्मी ने उसको ऑडिटर बनाई इसीलिए, जा बेटा बैठ के कोना कोना चेक कर, यही इसके लिए क्या। बेचारा 3 साल का ट्रेनिंग लिया, फाउंडेशन पहले पास किया तो उसको लगा जीवन में कुछ अच्छा काम किया, फिर किसी तरह घिस घास के इंटर पास किया, 3 साल का बॉस का गाली सुना, टाइम पे आया नहीं, बोला था 6 बजे छोड़ेगा, रात को 9 बजे छोड़ रहा है। होता है गलती से, अगर तुम्हारा ना मरवाड़ी फर्म में अगर जॉब लग गया, ऑल द बेस्ट। नॉट हेट टू एनी मरवाड़ी फर्म, बस हाँ होता है, रियलिटी है भाई। अब कोई मरवाड़ी बच्चा मेरे पापा के बारे में, नहीं बाबू ऐसा बात है, तुम भी कल को बनो ना, तुमको समझ में आ जाएगा। हम तो भोगे हैं ना, अरे हम तो कुछ बोलने से पहले हम खुद एक्सपीरियंस करके बैठे हैं, ऐसी थोड़ी तुमको बोल रहे हैं कुछ, आया बस सामने। तो बेचारा किसी तरह फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया, 3 साल तक रोड का धक्का, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करोगे तो कभी ऑडिट यहाँ करना है, कभी वहां करना है, कभी फ्लाइट का टिकट मिलेगा, कभी बस का टिकट मिलेगा, कभी बोलेगा पैदल जाओ क्लाइंट ऑफिस, कभी बोलेगा ट्रेन से जाओ। तो हर 3 साल में तुमको पूरा देश दुनिया का चक्कर लगवा देगा। कभी तुम इंडिया के इस कोने में ऑडिट कर रहे हो, कभी इंडिया के उस कोने में ऑडिट कर रहे हो, कभी देश के अंदर कर रहे हो, कभी कोई तो इंटरनेशनल होता है जो देश के बाहर भी जाते हैं। तो 3 साल बेचारा बॉस का गाली सुना, देश भ्रमण कर रहा है। फिर जब 3 साल का वो वनवास खत्म हुआ तब फाइनल का तैयारी, फाइनल में 4 लटका तो एक बार CA बना। इतना पढ़ाई करने के बाद तुम लोग उसको बोल रहे नहीं तुम तो CID है, तुम बैठ करके फ्रॉड और एरर पकड़ेगा नहीं भैया। ऑडिटर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या एक्सप्रेस करना, ओपिनियन देना। ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। क्या ओपिनियन देना, कि भैया जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा।
तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड और एरर करना, पता करना नहीं। ऑडिटर थोड़ी है जो आएगा जादू की झड़ी निकालेगा और बोलेगा बता यहाँ है क्या गलती है, वो जादूगर नहीं भैया। आया समझ ना? तो ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड एंड एरर को पकड़ना नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो पहला ओपिनियन क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर। हाँ बट हाँ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अब चलो बताओ, चलो मैं तुमको तुम्हारे सामने एक केस स्टडी बता रहा हूं, तुम मुझे जस्ट बताना एक ऑडिटर फ्रॉड और एरर कैसे पकड़ेगा, तुम मुझे बताना। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्लाइंट हूं, मेरे को चोर मत समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? मैं क्लाइंट हूं, अब मैं फ्रॉड कैसे कर रहा हूं तुम मुझे बताना। प्रीति दिमाग लगाना, ठीक है? मैंने एक 5 करोड़ का स्टॉक परचेज किया, एक 5 करोड़ का स्टॉक परचेज किया, रियलिटी में नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रियलिटी में नहीं, कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। और बैंक से, मान लो मैं और देवराज हूं, अपने दोस्त हैं, और बैंक से मैंने पेमेंट किसके अकाउंट में करवा दिया? अरे बोलो ना, बैंक से मैंने पेमेंट किसके अकाउंट में करवा दिया? देवराज के अकाउंट में करवा दिया। तो कंपनी के अकाउंट से चला गया, कंपनी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपया कट गया और किसके अकाउंट में चला गया? देवराज के अकाउंट में चला गया। अब मेरा और देवराज का साठगांठ था, देवराज के पास अच्छा खासा कैश था विच इज ब्लैक मनी, और देवराज अपने ब्लैक मनी को क्या करना चाहता है? व्हाइट मनी। तो देवराज बोला भैया मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपया दिला दो, क्योंकि अब बताओ देव अगर 5 करोड़ कैश लेकर के बैंक के पास जाएगा तो बैंक वाला पहले इसको थाना बंद करवाएगा, किसके पास 5 करोड़ का कैश आया कहां से? तो बैंक तो अलग से पूछेगा, थाना वाला अलग से पूछेगा, थाना वाला बोलेगा अच्छा मेरे एरिया में हमको नहीं खिलाया, हम लोग रात रात घूमते हैं, कोई मुर्गा मिले, तुम 5 करोड़ रुपया लेकर बैठा है, हमको नहीं खिलाया। थाना वाला खुन्नस निकालेगा, इनकम टैक्स वाले अलग से खुन्नस, टैक्स नहीं दिया, कोर्ट बोलेगा, लॉयर बोलेगा अरे मेरे पास केस लाओ, हमको भी फीस मिलेगा। तो देवराज को पता है कि अगर बैंक में जाऊंगा लेकर के 5 करोड़ का कैश, तो बैंक वाला तो फंसाएगा, जितने भी अथॉरिटी वो भी फंसाएंगे, पुलिस वाला अपना इंटरेस्ट देखेगा कि पुलिस वाला भी कुछ मिलेगा, लॉयर अपना देखेगा, जज अपना देखेगा, इनकम टैक्स अपना देखेगा, और बैंक वाला भी अपना देखेगा। तो देवराज को पता है, पागल थोड़ी है जो 5 करोड़ रुपया बोरा में भर करके बैंक में लेकर जाएंगे। तो देवराज को करना था 5 करोड़ को व्हाइट मनी। अगर ये व्हाइट मनी करने जाता तो 30% लगता, पेनाल्टी लगता, जेल अलग से होता, तो बेटर क्या है? देवराज मेरा दोस्त था, बोला भैया एक 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन करवाइए ना बैंक में। तो मैंने देव के अकाउंट में 5 करोड़ रुपया का बैंक में ट्रांजेक्शन करवा दिया। बैंक का ट्रांजेक्शन व्हाइट मनी होता है, अब मेरा फीस भी व्हाइट ही है, हम सारा पैसा बैंक में लेते हैं, बहुत कम कैश में लेते हैं, थोड़ा अपना तारीफ करना जरूरी है, ठीक है? आयो अब सुनो, जैसे ही 5 करोड़ उसके अकाउंट में गया, अब मैं देवराज के घर पे गया, अपने दोनों मस्त पार्टी वार्टी कर रहे हैं, रात में मैं 5 करोड़ का कैश अपने बैग में रखा लेकर निकल गया। अब आप बताओ देवराज का 5 करोड़ का ब्लैक मनी क्या हो गया? व्हाइट मनी। देवराज अलग से खुश कि 30% का टैक्स बचा, सरचार्ज बचा, झंझट बचा, जेल जाने से बच गए, ये तो अलग खुश। और हमको क्या लगा, मुझे क्या मिल गया? 5 करोड़ का कैश। अब मैं कंपनी का डायरेक्टर अकेले तो खाऊंगा नहीं, वो तो बंटवारा होगा ना, एक एक कंपनी में कम से कम 10-15 डायरेक्टर होते हैं, अब 5 करोड़ में 15 लोग हिस्सा लगाएंगे, फिर सीए भी हिस्सा लगाएगा, अब प्लस मैंने 5 करोड़ का क्या दिखाया था? स्टॉक दिखाया था, तो जो मेरा स्टॉक मैनेजर है वो भी तो हिस्सा लगाएगा। तो अब सब सुनो, एज्यूम करो तुम लोग मेरा डायरेक्टर लोग हैं, तो मैं 5 करोड़ लेकर आया और सब में बांट दिया, स्टॉक मैनेजर को पकड़ा, बोला ले तू भी ले 50 लाख रुपया, तू भी ले। सीए को पकड़ा जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, ले 50 लाख तू भी ले, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देना, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देना कि 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। स्टॉक मैनेजर को 50 लाख रुपया दे दिया। अब मैंने बोला सुन तू एक रिपोर्ट बना, स्टॉक, पता है जब भी नया स्टॉक आता है ना तो स्टॉक मैनेजर एक रिपोर्ट बनाता है कि हाँ इतना अमाउंट का स्टॉक आया हुआ है। तो स्टॉक मैनेजर को मैंने बोला, दे आर द स्टॉक ऑफिसर, तो मैंने उनको बोला तो एक रिपोर्ट बना कि गोडाउन में 5 करोड़ का माल आया है। तो स्टॉक ऑफिसर अपना काम कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट वाला अपना काम कर दिया,
बुक्स ऑफ अकाउंट वाला अपना काम कर दिया, मतलब सीए अपना काम कर दिया और डायरेक्टर लोग अपना काम कर दिया और देवराज भी खुश। अब आप बताओ, देवराज का भी काम हो गया, हम लोग को भी साइड से पैसा मिल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन आ गया, सीए अपना दिखा दिया और स्टॉक मैनेजर अपना दिखा दिया। अब एक ऑडिटर आया, वो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को पलट रहा है, देख रहा है 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 5 करोड़ का स्टॉक। बोलेगा स्टॉक ऑफिसर कहाँ है? फोन लगाया स्टॉक ऑफिसर को, इस डेट को 5 करोड़ का स्टॉक आया था क्या, उसका रिपोर्ट कहाँ है? तो स्टॉक मैनेजर क्या बोलेगा, संभाल के रखे हैं सर, आइए ना दिखाते हैं आपको, संभाल के रखे, आइए ना दिखाते हैं। अब सुनो, ऑडिट कर रहा है ईयर एंड के बाद, और स्टॉक आया था ईयर एंड के स्टार्टिंग में, ईयर एंड के स्टार्टिंग में आया हुआ सामने। अब ऑडिटर बोल रहा है रिपोर्ट का है, स्टॉक जो 5 करोड़ का जो स्टॉक है उसका रिपोर्ट का है। स्टॉक ऑफिसर तो रिपोर्ट बनाया था, वही रिपोर्ट दिखा दिया, स्टॉक ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाया था, वो रिपोर्ट दिखा दिया। अब ऑडिटर को डाउट हुआ कि 5 करोड़ का स्टॉक अगर आया होगा तो उतना सामान तो बना होगा, उतना सेल तो हुआ होगा, तो जब पैसा बंटवारा हो रहा था तो सेल्स ऑफिसर भी था उसको भी कट मनी मिला था, वो भी अपना सेल रिपोर्ट दिखा देगा, हाँ सर इतना सामान बेचे, इतना सामान बेचे। तो सेल्स वाला अपना स्टेटमेंट दे दिया, स्टॉक ऑफिसर अपना दे दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट वाला जो सीए है वो अपना दे दिया। अब ऑडिटर को डाउट होगा, अच्छा 5 करोड़ तो कैश तो नहीं दिया होगा, चेक करते हैं बैंक से 5 करोड़ का कैश कटा है, 5 करोड़ का पैसा का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। बैंक जैसे खोला, उस डेट का जब वो स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला नहीं, इस पर्टिकुलर डेट को 5 करोड़ का अमाउंट बैंक से कटा है, और किसके अकाउंट में कटा है? देवराज अकाउंट में। तो फिर ऑडिटर को लगेगा अच्छा बैंक से तो पैसा कट गया है, स्टॉक ऑफिसर भी सही बोल रहा है, सेल्स ऑफिसर भी सही बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी सही बोल रहा है, सब तो सही बोल रहा है। एक काम करते हैं, सप्लायर से पूछते हैं क्या तुमने सच में 5 करोड़ का मशीन बेचा है या नहीं बेचा है। अब ऑडिटर किसको फोन करेगा? देवराज को। अब देवराज कौन है? मेरा दोस्त, दोनों मिलकर पार्टी किए थे उस दिन। तो देवराज तो बोल ही देगा हाँ हाँ मैंने बेचा था। देवराज तो फोन में, जब ऑडिटर फोन करके बोलेगा कि 5 करोड़ का मशीन बेचे हो, तो देवराज तो बोल ही देगा मैंने 5 करोड़ का मशीन बेचा था। आप बताओ ऑडिटर क्या करेगा? उसके पास बैंक का प्रूफ है, उसके पास सप्लायर का प्रूफ है, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रूफ है, स्टॉक ऑफिसर है, जो सेल्स ऑफिसर है, सबका प्रूफ है। अब फिर भी बैंक वाला बोल रहा है, मान लो कोई ऑडिटर वाला आ गया, बोला नहीं हमको लग रहा आप लोग धांधली कर रहे हैं। तो मेरे को पता था, सुनना मैं अपना चालाकी दिखा रहा हूं, मेरे को पता था कि ये जो ऑडिटर आया है ना ये बहुत नक्सड़ी ऑडिटर है, ये हर बात में टांग लड़ाता है। तो पता मैंने क्या कर दिया था? सुनना मेरा, हंसना मत तुम लोग, बस सुनना मेरा हरकत। मैंने क्या किया था, मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा और बोले एक रिपोर्ट बना कि गोडाउन में आग लग गया था। गोडाउन में क्या लग गया था? आग लग गया था। तो मैं ऐसे ही खाली गोडाउन में गया, ऐसे फूकते फूकते थोड़ा सा चिंगारी लगा दिया, गोडाउन ऐसे जल गया। गोडाउन खाली था। अरे ट्रांजेक्शन क्या सच में हुआ था? ट्रांजेक्शन क्या सच में हुआ था? नहीं, मैं जैसे ऐसी फूकते फूकते गया, थोड़ा ज्यादा ही फूक दिया, आया हुआ सामने, पूरा गोडाउन क्या गया? जल। और गोडाउन के ऊपर में क्या था? इंश्योरेंस। अरे बोलो ना, गोडाउन के ऊपर में क्या था? इंश्योरेंस। अब मेरा जो जिस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया था उसका मैनेजर भी अपना दोस्त था, उसको बोले गोडाउन में आग लग गया, बोला हम तो यही सोच रहे थे तुम कब बोलेगा आग लगा है। तुरंत इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर जो मैनेजर है, मान लो गोडाउन में 3 करोड़ का था, वो 3 करोड़ का वो था, मान लो 3 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम था, तुरंत मैनेजर वाला क्या करेगा? 3 करोड़ का कंपनसेशन दे दिया। अब आप बताओ 5 करोड़ इधर मारे थे, 5 करोड़ इधर मारे थे और 3 करोड़ मार लिए किससे? इंश्योरेंस कंपनी से मार लिए। अब आप बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी, अरे इंश्योरेंस कंपनी मिले नहीं होते क्या? हम अगर 5 करोड़ मारने का क्षमता रखता है तो मेरा जो जान पहचान होगा छोटा मोटा, हमको तुम गली का आदमी समझ रखा है, मेरा जान पहचान बड़ा लेवल से होगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, मैनेजर को 1 करोड़ रुपया दे दिया मैंने, ला तू भी खुश रहे। अरे मैनेजर का जो अकाउंट से पैसा गया है
उसके पर्सनल अकाउंट से गया है, कंपनी अकाउंट से गया है? कंपनी के अकाउंट से गया है। तो मैनेजर को क्या तकलीफ है? मैनेजर को उसके अकाउंट से थोड़ी 3 करोड़ का पेमेंट करना, वो तो कंपनी अकाउंट से पे करेगा। अब आप बताओ, मैंने ऑडिटर को पता क्या बोला? ऑडिटर था, सुनो सुनो, मेरा जो ऑडिटर था ना, वो क्या बोल रहा है, नहीं नहीं आप लोग धांधली किए हैं, स्टॉक का हमको डाउट लग रहा है, डाउट लग रहा है। मैंने बोला इधर आ, पढ़ा लिखा है ना? बोला हाँ। इंश्योरेंस क्लेम समझता है? बोला हाँ। ये लो इंश्योरेंस क्लेम लिए थे, आग लग गया था गोडाउन में। जैसे ही मैंने उसके सामने ये रख दिया कि मैंने आग लगाया दिया, गोडाउन में क्या लग गया था? आग लग गया था। ये लो इंश्योरेंस क्लेम का स्टेटमेंट। आप बताओ ऑडिटर किस खेत का ऑडिटर है बताना? उसके पास स्टॉक का सर्टिफिकेट है, सेल्स का सर्टिफिकेट है, कुछ 2 करोड़ का सेल्स का, क्योंकि 3 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम था ना, तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ बेच दिए थे और 3 करोड़ का क्या था? इंश्योरेंस क्लेम। टोटल 5 करोड़ हो गए ना। तो 2 करोड़ का सेल्स का था, 5 करोड़ का स्टॉक का था, 3 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम था। अब आप बताओ इस ऑडिटर का कितना औकात है फ्रॉड पकड़ना? कैसे वो फ्रॉड पकड़ेगा? जब बैंक वाला मिला है, जब सप्लायर मिला है, मैनेजर मिला है, सेल्स वाला मिला है, इंश्योरेंस क्लेम वाला मिला है, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी मिला है। अब आप बताओ एज ए ऑडिटर आप कैसे फ्रॉड पता करोगे? बताओ। अरे आप जो ओपिनियन दोगे वो ओपिनियन किस पे दोगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, अरे उस ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो बैंक का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो स्टॉक का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो सेल्स का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो सप्लायर का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इंश्योरेंस क्लेम का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो सेल्स का सर्टिफिकेट, जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हैं, अब आप बताओ कैसे ऑडिटर बोलेगा ये फ्रॉड है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। अरे आप ट्रांजैक्शन देखोगे कि 5 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलो स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक ऑफिसर क्या बोलता, देखो भैया इस डेट को स्टॉक आया था, 2 करोड़ का माल बिक गया है, ये देखो माल बेचने का सर्टिफिकेट, 3 करोड़ का माल था, गोडाउन में आग लग गया था, ये लो इंश्योरेंस क्लेम का सर्टिफिकेट, सब मिला हुआ है। तो बोलेगा अच्छा, तो बैंक से पटा होगा, बैंक में 5 करोड़ का स्टेटमेंट गया, देवराज को फोन कर रहा है, देवराज बोला हाँ मेरे पास आया हुआ है। जब सब लोग मिले हुए हैं, पूरी की पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब बताओ फ्रॉड पता करो। इसलिए पता क्या बोला गया, ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रीजनेबल है। ऑडिटर क्या देता है? अरे बोलो ना, ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन। तो ओपिनियन कैसा है? ओपिनियन कैसा है? रीजनेबल ओपिनियन है। रीजनेबल का मतलब भैया हमने अपनी पूरी एक्सपर्टी लगा दी, हमने हमारे को जितना ज्ञान था हमने सारा ज्ञान लगा दिया, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया, अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया, जितने भी देश के कानून है सारे फॉलो कर दिए और अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया। ये सब झोंकने के बाद, इतना सारा ज्ञान, बुद्धि, मेहनत, ईमानदारी दिखाने के बाद अब मैं ओपिनियन देने जा रहा हूं, और ये ओपिनियन मेरा कैसा ओपिनियन है? रीजनेबल है। क्योंकि मुझे तुम बताओ ना, एक ऑडिटर के साथ अगर सारी की सारे लोग मिले रहेंगे तो सच में फ्रॉड तो हुआ है, पर ऑडिटर इसको फ्रॉड प्रूफ नहीं कर पाएगा। अरे फ्रॉड तो हुआ है, क्या सच में फ्रॉड प्रूफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑडिटर भगवान नहीं है कि जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं। ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो कैसा ओपिनियन है? रीजनेबल ओपिनियन है। कैसा ओपिनियन है? रीजनेबल, नॉट एन एब्सोल्यूट। क्योंकि ऑडिटर क्या बोलता है, हमको जो जो डॉक्यूमेंट मिला, मैंने पूरी एक्सपर्टी, एक्सपीरियंस सब कुछ लगा के देख लिया, मेरे हिसाब से ये बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है। ऑडिटर क्या बोल रहा है? ऑडिटर क्या बोल रहा है? मेरे हिसाब से, वर्ड फोकस करना। ऑडिटर क्या बोल रहा है? मेरे हिसाब से ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है। वो ये नहीं बोल रहा है कि सच में ही सही है, वो ये नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है? मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। दैट इज वाई उसका जो ओपिनियन है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है? रीजनेबल। क्यों? क्योंकि बीच में ना, अब तुम बताओ, अगर बैंक वाला मिला है, बैंक वाला मिला है, मैनेजर मिला हुआ, सीए मिला हुआ, स्टॉक ऑफिसर मिला हुआ, इंश्योरेंस क्लेम सब अगर मिला हुआ है,
तो ऑडिटर का इतना औकात नहीं है कि वो फ्रॉड का पता कर पाए। दैट इज वाई ऑडिटर क्या बोलता है, हमारे पास जितना बुद्धि है भैया, हमने सारा बुद्धि लगा के देख लिया, मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है। अब आप बताइए, ऑडिटर ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना। ओपिनियन कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट या रीजनेबल? रीजनेबल। क्या वो एब्सोल्यूट देगा? नहीं, क्योंकि पता है सच में फ्रॉड और एरर हो सकता है। अच्छा तुम बताओ, 1 लाख ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 लाख नंबर का ट्रांजेक्शन, 1 2 3 4 कैसे ऐसे करके 1 लाख ट्रांजेक्शन है। तो अगर 1 लाख ट्रांजेक्शन है तो बिल भी कितना होगा? 1 लाख बिल। 1 लाख बिल का बिल समझ रहे हो कितना ढेरों में होगा? तो एज ए ऑडिटर क्या 1 लाख बिल ऐसे नंबर को चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 करके 1 लाख बिल है, क्या वो 1 लाख बिल चेक कर पाएगा? अरे 1 लाख में से वो 10,000 बिल चेक करेगा, और 10,000 बिल अगर सही रहेगा तो वो एज्यूम कर लेगा बाकी भी सही है। इसलिए ऑडिटर ना हमेशा सैंपलिंग करता है। 1 लाख बिल है, थोड़ा आगे का चेक कर लिया, थोड़ा बीच का चेक कर लिया और थोड़ा लास्ट का चेक कर लिया। तो 1 लाख में से 10,000 बिल चेक कर लिया, अब लगता है 10,000 ठीक है तो बाकी भी ठीक होगा। सामने। इसलिए ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एब्सोल्यूट है। भैया जन्म लिए हो तो मर जाओगे, ये क्या है? एब्सोल्यूट है। जवान हो तो बुढ़े हो जाओगे, ये क्या है? एब्सोल्यूट है। लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है? रीजनेबल है, कि हमने पूरा एक्सपर्टी लगा कर देख लिया, हमारे हिसाब से भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है। आया समझ में? तो चलो ये वाला पहला मिथ को क्लियर करते हैं। तो पहला मिथ क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड एरर पकड़ना। आंसर इज नो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, और ओपिनियन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। बट हाँ, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड एंड एरर को पकड़ना। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू कमेंट ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अच्छा ये सब इजी वाला। क्या ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा? जब हिज क्लाइंट समझता बिजनेस, अरे जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है। अब बताओ, ऑडिटर ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा और ऑडिटर ही चेक करेगा? कौन बोलता मेरा खाना खराब है? मैं कल को खाना बनाया, कितना भी घटिया रहेगा, बोलो ठीक ही बना है। अपना खाना कौन बुराई करता है? अपना सिक्का कैसा भी हो ठीक ही होगा। तो अपना सिक्का कोई खोटा नहीं बोलता है। तो ऑडिटर कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाता। ऑडिटर क्या करता? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है। अरे बोलो ना, ऑडिटर क्या करता? बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता। लेकिन आम पब्लिक को पता क्या लगता है? ऑडिटर ही बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता। नहीं, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट को नहीं बनाता, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता। नेक्स्ट देखो, ऑडिटर क्या इंटरनल कंट्रोल बनाएगा? अच्छा, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है ना, प्रॉपर एक चैप्टर है, चैप्टर 3। तो मैं ना पूरा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनता है। फिलहाल के लिए समझो, एक कंपनी में फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए जितने भी कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक कंपनी में फ्रॉड ना हो, एरर ना हो। तुम लोग कभी शॉपिंग किया है? शॉपिंग करता ना? शॉपिंग किया ना? अब बताओ, देखना कपड़े में क्या लगा रहता है? मैग्नेट लगा रहता है। मैग्नेट लगा रहता है, ध्यान सुनना। अच्छा ना, अपना औकात होता है। जूडियो गए? जूडियो, उसमें क्या लगा है? मैग्नेट लगा हुआ है ऐसा नहीं? जब तुमको जब बिलिंग करने जाता है ना, मैग्नेट निकालता है। एक बार गलती से बिना बिलिंग कराए लेके निकलो, आवाज होगा, पकड़ेगा, बोले इधर आ, बिल दिखा। बिल तो नहीं है, लगेगा तो थप्पड़ वहीं पे। तो फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए वो सिस्टम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इसलिए प्रॉपर क्या होता है, इसलिए बिल बनाने से पहले वो लोग क्या करता है? मैग्नेट निकालता है, आपका नंबर मांगेगा, आपके नंबर पर बिल भेजेगा। फिर जब तुम कैरी बैग लेकर के जाएगा तो वहां पे देखना एक सामने गेट कीपर होगा, वो बोलेगा भैया बिल दिखाना, बिल में कितना कितना नंबर ऑफ आइटम है, आपके बैग में चेक करेगा क्या उतना नंबर ऑफ आइटम है या नहीं है। और प्लस आप अगर खुद का बैग लेके जा रहे हो, सब में जिप लगा देगा, देखना सब में जिप लग। ये सब क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ऐसी एक कंपनी के अंदर फ्रॉड और एरर ना हो जाए उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, और उस सिस्टम का नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब बताइए, बिजनेस किसका है? क्लाइंट का। अरे बोलो ना, बिजनेस किसका है? क्लाइंट का। तो उसका धर्म है कि चोरी ना हो। आज मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ का सामान चोरी ना हो, यहाँ पे फ्रॉड ना हो, यहाँ पे एरर ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऑडिटर का जिम्मेदारी नहीं है। ऑडिटर का काम क्या है? आया, बुक्स ऑफ अकाउंट सब चेक किया और अपना ओपिनियन देकर के चला गया। आया बस हमने। तो ऑडिटर का
ऑडिटर का जिम्मेदारी नहीं है इंटरनल कंट्रोल बनाना। किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? क्लाइंट का। ऑडिटर ओनली चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर स्ट्रांग और वीक। जिस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो वहां पे फ्रॉड और एरर होने का संभावना कम है, पॉसिबिलिटी कम है। और जिस भी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है तो वहां पे फ्रॉड और एरर होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ऑडिटर पता क्या करेगा? ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगा ना, सबसे पहले आपका इंटरनल कंट्रोल देखेगा। जैसे ही उसको लगेगा आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तब वो थोड़ा सा आलसी का काम करेगा। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैया इनका यहाँ पे फ्रॉड और एरर का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तब वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ऑडिट करेगा। लेकिन जैसे ही ऑडिटर ने कदम रखा, देख रहा कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी का काम कोई चेक ही नहीं कर रहा है, तब ऑडिटर को क्या लगेगा? भैया यहाँ का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये तो वीक है। तब ऑडिटर अपना दोनों आंख खोल करके ऑडिट करेगा। जहां पे डाउट नहीं है वहां पे भी डाउट लाएगा। तो ऑडिटर क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं बनाता, जस्ट वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है कि भैया ये स्ट्रांग है या वीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, ऑडिटर क्या क्लाइंट के विश के हिसाब चलेगा? अरे बोलो ना, ऑडिटर क्या क्लाइंट के विश के हिसाब चलेगा? आज क्लाइंट बोल रहा है आज मंडे है, बाबा का दिन है, मत आइएगा, हम लोग फ्रॉड करेंगे। तुम बताओ ना, ऑडिटर क्या क्लाइंट के विश के हिसाब चलेगा? नहीं चलेगा, क्लाइंट के हिसाब से नहीं चलेगा। ऑडिटर कंडक्ट ऑडिट इंडिपेंडेंटली विदाउट द फॉलोइंग क्लाइंट डायरेक्शन। सुनो ना, ऑडिट करने गया, अरे ध्यान सुनो, ऑडिट करने गया, ऑडिटर ऑडिट करने गया तो क्लाइंट पता है क्या बोल रहा? वो वाला गोडाउन मत जाइएगा। तो ऑडिटर बोल रहा क्यों? बोला बस ऐसे ही, वो दिशा ठीक नहीं है उस दिशा में जो गोडाउन है मत जाइएगा। तो ऑडिटर मान जाएगा? ऑडिटर मान जाएगा? ऑडिटर कभी भी क्लाइंट के विश के हिसाब से नहीं चलेगा। वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। उसका जो गोडाउन का ताला तोड़ना रहेगा वो सारा गोडाउन का ताला तोड़ेगा। वो कभी भी क्लाइंट के विश के हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडिटर क्या है? इंडिपेंडेंट है, उसके पास पूरा का पूरा पावर है। नेक्स्ट आ जाओ। अरे सुनना सुनना, बस खत्म होने वाला, खत्म होने वाला। देख सिलेबस बहुत बड़ा है, अब मेरा प्रॉब्लम क्या, हम डिटेल पढ़ाता है, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए हमको टाइम ज्यादा लगेगा पढ़ाने में। Since the auditor is independent, he can do whatever he feels and conduct the audit in any manner. अच्छा, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है तो जो चाहेगा वो करेगा। अरे भैया ऑडिटर तुम हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको ऑडिट करना पड़ेगा एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द अप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स पुट ऑन योर। तो जितना भी कानून बना है सारे के सारे कानून को फॉलो करके ऑडिट करना। He has to conduct the audit by comply with the standards on auditing and regulatory framework. कि जो भी इंस्टीट्यूट्स ने गाइडलाइन वगैरह दिया है, पता है ड्रेस कोड भी होता है। पता है एक ऑडिटर कच्चा बनियान पहन के गया ऑडिट करने के लिए, नहीं कर सकता, ड्रेस कोड है। हाँ हेलो, अरे मजाक नहीं कर रहा हो, ऑडिटर के लिए ड्रेस कोड लिखा गया है कि जब तुम ऑडिट करने जाओगे तुम क्या क्या पहन के जा सकते हो और क्या क्या पहन के नहीं जा सकते हो। उनके स्टैंडर्ड में लिखा गया है। आप घर का हाफ पैंट पहन के चलेंगे ऑडिट करने कोई इज्जत नहीं मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीआई जो है ना, वो सब कुछ बताया है कि ऑडिट करते वक्त आपको ऑडिट करना कैसे है, आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, सब कुछ इंस्टीट्यूट बताता है। उसको फॉलो करके फिर आपको ऑडिट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये मुंह उठा के चले गए। सिंस it is not auditor duty to detect all fraud and error, he can never be liable held for detected fraud error. अच्छा तुम बताओ, ऑडिटर का ड्यूटी नहीं है फ्रॉड और एरर को पकड़ना, तो क्या वो कभी भी लाइबल नहीं होगा? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। याद करो, ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना। ऑडिटर तुम बताओ, जहां पे उसको डाउट करना था वहां पे वो डाउट नहीं किया, जहां पे उसको बुद्धि लगाना था उसने बुद्धि नहीं लगाया, जहां पे 4 क्वेश्चन करना चाहिए था मैनेजमेंट के साथ 4 क्वेश्चन नहीं किया। अब आप बताओ, बैंक चेक करना था बैंक नहीं चेक किया, सप्लायर को फोन करके पूछना चाहिए था सप्लायर को फोन करके नहीं बोला। तो अगर ऑडिटर अपना काम ईमानदारी से मेहनत से नहीं करेगा तब इस केस में वो लाइबल है। आप ऑडिटर हैं, आपका ओपिनियन, आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना, बट आपका सेकेंडरी है कि आप कोशिश करिए, आप पता करिए कि जो ट्रांजेक्शन हुआ क्या सच में वो ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ। जैसे मेरे और देवराज केस में देखना,
ऑडिटर 4 जगह क्वेश्चन किया था, देवराज से पूछा, मेरे से पूछा, बैंक चेक किया, इंश्योरेंस क्लेम वाले से पूछा, सेल्स वाले से पूछा, स्टॉक वाले से, सबसे पूछा। अब अगर सबसे पूछने के बाद सबसे पूछने के बाद अब अगर लगता है कि भैया अब हम कुछ कर नहीं सकते, तब वो क्या बोलेगा कि सच में ट्रांजैक्शन हुआ है। अरे भाई सबसे पूछ लिया, सबका ओपिनियन ले लिया, तो बाद में अपना भी क्या दे देगा, ओपिनियन देगा कि नहीं भैया सच में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। याद करो, मेरा और देवराज का 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जब ऑडिट करेगा ना तो अपना पूरा बुद्धि लगाएगा, अपना पूरा एक्सपर्टी, अपना पूरा ज्ञान लगाएगा। ये सब लगाने के बावजूद भी अगर फ्रॉड होता है, अपना तुम बताओ, तुम जो कर सकते थे तुमने कर दिया, उसके बाद भी अगर फ्रॉड हो गया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यही बोल देगा, ही इज लाइबल इफ ही हैज नॉट एक्सरसाइज ड्यू स्किल एंड केयर इन द ऑडिटिंग। ऑडिटर जिम्मेदार तभी होगा जब वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। उसको जहां जहां पूछना था, जिसके ऊपर डाउट करना था, उसने उसके ऊपर डाउट नहीं किया, जिस केस में ऑडिटर क्या है, लाइबल है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑडिटर क्या एश्योरेंस गारंटी है? ऑडिटर का एश्योरेंस क्या है, रीजनेबल है, गारंटी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। बिकॉज पता है चोर चोटालों की कमी नहीं है, चोर चोटालों कहीं से भी दिमाग लगा करके फ्रॉड कर ही लेगा। इसलिए ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो क्या है, रीजनेबल है, एश्योरेंस एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, ओनली सीए कैन डू ऑडिट। ओहो, क्या सिर्फ सीए ऑडिट कर सकता है? देखो भाई, सीए जो ऑडिट करता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, या बैलेंस शीट ऑडिट बोलते हैं, या फाइनेंशियल ऑडिट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऑडिट होता है। जैसे अगर आपको कॉस्टिंग रिकॉर्ड का ऑडिट कराना है तो आपको सीएमए वाले को पकड़ना पड़ेगा। सीएमए, अच्छा ऑडिट कौन करता है? जो प्रैक्टिसिंग सीए होता है, प्रैक्टिसिंग जिसका खुद का अपना फर्म है। आप अगर आप सीए हो, आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो तो आप एम्प्लॉय हो गए, और एम्प्लॉय ऑडिट करेगा। एम्प्लॉय ऑडिट करके क्या कंपनी के अगेंस्ट जाएगा? उसका सैलरी नहीं कट जाएगा? तुम एम्प्लॉय हो और तुम कंपनी के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, तो कंपनी तुमको छोड़ेगी? कंपनी तुम्हारा सैलरी नहीं काट लेगी। और तुम इंडिपेंडेंट फिर कैसे बन जाओगे? उसी कंपनी का खा रहे हो, उसी का बुराई करोगे। इसलिए ऑडिटर हमेशा जो सीए लोग ऑडिट करता है वो कैसे सीए होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग सीए, जिनका खुद का अपना फर्म है, जिसमें ना बिग 4 ये सब फर्म है, ये लोग ऑडिटिंग करती है, किसी के अंदर जॉब नहीं करती। तो फाइनेंशियल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द सीए इन प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द सीएमए इन प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल ऑडिट इसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट बाय सीएस इन प्रैक्टिस। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सीए ऑडिट करता है? आंसर इज नो। सीए के अलावा सीएमए और सीएस वाले भी ऑडिट करते हैं। सीएमए ऑडिट करता है कॉस्टिंग रिकॉर्ड का, और सीएस ऑडिट करता है कंप्लायंस का। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे कानून अप्लीकेबल है, उस कानून का वो प्रैक्टिस करता है, मतलब उस कानून को चेक करता है कि पूरे साल भर में जितने भी कानून थे आपने वो कानून फॉलो किया है या नहीं किया। तो सीएस जो ऑडिट करता है वो कंप्लायंस, सीएमए जो ऑडिट करता है वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑडिट करता है। उसके अलावा बैलेंस शीट का ऑडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट, टैक्स का ऑडिट, ये सब का जिम्मेदारी कौन लिया है? सीए लिया, सीए इन प्रैक्टिस। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सीए ऑडिट करता है? आंसर इज नो। सीए के अलावा सीएस और सीएमए भी करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ चीज? अब मैंने जितना पढ़ाया बस एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ना रिवीजन बहुत हो रही है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हम 1.5 घंटा से बोल रहे हैं, तुमसे ज्यादा तकलीफ मेरे को होना चाहिए। तब फिर ऑडिट क्या है? बोलो ना, ये तुम लोग देख के तो नहीं बोलेगा ना? अब बोल, चल हम जिससे पूछेंगे बोलते रहना, हम जो पूछेंगे आंसर देना। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसका होना चाहिए? एंटिटी कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग या नॉट प्रॉफिट मेकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। छोटा हो या बड़ा हो, लीगल हो या इलीगल। आप बताओ नेक्स्ट। जब ऑडिट करेगा तो इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किसके रिगार्डिंग ओपिनियन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है। क्लियर है जी? कोई भी स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब होगा? जब 5 चीज चेक करोगे। पहला,
हाँ, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी हैं फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एडुकेट डिस्क्लोजर आप दे रहे हो या नहीं दे रहे, प्रॉपरली गैप को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, और FRA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर, क्लियर हो जी। अच्छा, क्या क्या ऑडिट सिर्फ सीए करेगा? नहीं, सीए के अलावा सीए सब, सीए इन प्रैक्टिस जो करेगा फाइनेंशियल ऑडिट, सीएमए इन प्रैक्टिस करेगा कॉस्ट ऑडिट, और सीएस इन प्रैक्टिस करेगा कंप्लायंस ऑडिट या सेक्रेटरी ऑडिट। अच्छा, जो बंदा ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। छोटा सा क्वेश्चन, जो बंदा ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। क्या ऑडिटर क्लाइंट के विश के हिसाब चलेगा? नहीं। क्या ऑडिटर का जिम्मेदारी है फ्रॉड एरर पकड़ना? बोलोगे ऐसे बोलोगे, जिम्मेदारी है पर सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है? ओपिनियन देना कि ये जो ओपिनियन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, और ओपिनियन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन बनाएगा? भैया जिसका बिजनेस, तुम्हारा घर है, सुनो घर तुम्हारा है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि चोरी ना हो, तो जिसका बिजनेस उसका जिम्मेदारी है कि भैया तुम्हारे यहाँ पे चोरी और फ्रॉड ना हो। कोई इंसान बिजनेस चालू करता फ्रॉड करने के लिए नहीं ना। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने का जिम्मेदारी किसका है? क्लाइंट का, ऑडिटर का नहीं है, ऑडिटर का नहीं। अच्छा, क्या ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा क्या दिन और टाइम देख करके जाएगा? नहीं। पता है, बिलीव करो बहुत सारे ऐसे ऑडिट होते हैं ना जहां पे ऑडिटर कभी भी जा सकता है। वो आगे धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, समझ में आया ना आपको? हाँ हाँ हाँ, जाता है। अच्छा, क्या ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा? ठीक है। क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, कुछ भी करेगा? आपको ऑडिट करना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी कानून फॉलो करके। अच्छा, ऑडिटर का जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड एरर को पकड़ना, ये मानते हैं, लेकिन क्या वो इस जिम्मेदारी से बच जाएगा? नहीं बचेगा। आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, और आप जब ऑडिट करोगे तो उतनी शिद्दत से उतनी मेहनत से ऑडिट करोगे जो करना चाहिए। आपको वो हर एक क्वेश्चन क्लाइंट से पूछना पड़ेगा जो क्लाइंट डिजर्व करता है, क्योंकि जब आप ऑडिट करते हो ना तो आपको अपना इस पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, ज्ञान, जितना भी होता है ना, स्किल, ड्यू केयर सब लगा करना पड़ेगा, जिससे लोगों को भरोसा हो पाए कि आपने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया वो सही दिया। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, ऑडिटर का जो कंधा होता है बहुत भारी होता है, इसलिए ऑडिटर को पता है कि भैया हम जो ओपिनियन देने जा रहे हैं ना उससे कितने लोगों का भविष्य खतरे में हो जाएगा। एक गलत ओपिनियन कितना लोगों का भविष्य क्या हो जाएगा? खतरे में हो जाएगा। दैट इज वाई जब वो ओपिनियन देता है ना बहुत सोच समझ देता है। तो ऑडिटर अपनी लायबिलिटी से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता अनटिल एंड अनलेस अगर उसने बहुत ईमानदारी से काम किया है। क्योंकि पता है जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना तो जो ऑडिट किया है सब कुछ वो नोट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट बनाता है। कल को जब ऑडिटर फंसेगा तो उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तो दे देगा कि देखो भैया हमने जब ऑडिट किया तो सब कुछ लिख लिख के ऑडिट किया था, हमने बहुत ईमानदारी से ऑडिट किया था, प्रॉपर ड्रेस पहन करके ऑडिट किया था, सब कुछ मैंने ऑडिट किया था, अच्छे से किया था। इस केस में ऑडिटर बच जाएगा। लेकिन वही अगर ऑडिटर अपना समझ गया ना, बेवकूफी किया, क्लाइंट के साथ मिल गया, दोनों बैठ के दोस्ती कर रहे हैं, इस केस में ऑडिटर का गलती है, तब वो फंस जाएगा। ठीक है, ऑडिटर का एश्योरेंस क्या होता है? गारंटी क्या होता है? रीजनेबल। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना? ये भी क्लियर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा अच्छे से क्लियर हुआ ना भाई? ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ ना? चलो